बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो बड़ा प्लान्ड वे में करना है। एक्सरसाइज करनी है, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद अपने पूरे दिन को प्लान करना है, चंक्स में डिवाइड करना है, टास्क में डिवाइड करना है। और अगर आप उन टास्क को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो अपने आप को शाबाशी देनी है, अपने आप को जो है वो गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक, क्योंकि नफ्सा नफ्सी का दौर है। कोई भी आके जो है वो आपकी तारीफ़ नहीं करेगा, आपने अपनी तारीफ़ खुद करनी है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते और आपको ये रियलाइज़ होता जाता है कि मैं जो है वो अपने टास्क जो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं अपने छोटे छोटे गोल जो है वो अचीव कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इन गोल्स को अचीव करते करते मैं अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाऊँगा। जो मेरी आखिरी डेस्टिनेशन है उस गोल को भी मैं इंशाल्लाह अचीव कर जाऊँगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बच्चों के हवाले से गुफ्तगू करनी है। हमने देखना है कि क्योंकि आज वर्ल्ड चाइल्ड डे भी मनाया जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेजिग्नेटेड है 20 नवंबर का दिन। तो आज बच्चों के जो मसाइल होते हैं वैक्सीन के हवाले से, बच्चे खाना नहीं खाते, बच्चे अब चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ रहा है, तो इन सारी चीज़ों पर तफसीलन जो हमें गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। मेहमानों पे जाने से पहले हमारे साथ जो है वो रिपोर्टर मौजूद हैं, शकील सुल्तान, जो कि हमें इस वक्त शहर के वेदर के हवाले से आगाह करेंगे। जी शकील, क्या सूरत हाल है इस वक्त वेदर की? जी, मुल्तान शहर के मौसम की बात की जाए तो आज महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर मौसम खुश्क रहेगा और सुबह के वक्त हवा की रफ्तार इंतहाई कम देखी गई, जबकि हल्की धुंध भी छाई हुई है और आज ठंड भी महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत की बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को छू सकता है। हवा में नमी आज 80% रिकॉर्ड हुई है और जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुल्तान आज काफ़ी पीछे रह गया है, 90 नंबर पर मौजूद है पाकिस्तान के फ़ज़ाई आलूदा 3 शहरों में। और सुबह के वक्त में 178 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ दीगर इलाकों में बात करें तो मुल्तान का शुजाबाद रोड है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन साइड है, ये काफ़ी ज़्यादा आलूदा हैं। जेल रोड पर भी यहाँ पे 350 से लेकर 386 तक पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि जो दीगर इलाके हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट है, कैंट एरिया है, बोसन रोड है, खानेवाल रोड है, 9 नंबर है, ये तमाम इलाके यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स के पॉइंट्स कम रिकॉर्ड किए गए हैं, 200 तक पॉइंट्स हैं, जबकि कल इससे ज़्यादा थे। आज कुछ कम देखी गई है फ़ज़ाई आलूदगी की शरह, लेकिन दोपहर में देखा जाता है अक्सर बढ़ भी जाती है। लेकिन इन दिनों मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है दोपहर के औकात में, तो काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन शहरियों को एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्मोक के सेहत पर बड़े बुरे असरात पड़ रहे हैं। शहरी एहतियात करें ताकि स्मोक के इन मुज़र असरात से बचा जा सके। जी। बहुत शुक्रिया शकील, आपने तफसीलन आगाह किया इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह शकील ने बताया कि इस वक्त 90 नंबर पर आ चुका है AQI इंडेक्स में मुल्तान जो है वो हमने अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है ताकि ये जो स्मोक के मुज़र सेहत कुछ असरात हैं उनसे हम बच सकें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बिलाल यूनुस जो है वो मौजूद हैं, जो हमें इस वक्त जो वेजिटेबल और फ्रूट्स के रेट से आगाह करेंगे। जी बिलाल, क्या सूरत हाल है जी इस वक्त मार्केट की? जी बिल्कुल, आज के सब्जियों और फलों के भाव की बात करते हैं तो मुल्तान शहर में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस वक्त भी कुछ सब्जियां और फल महंगे हुए हैं और कुछ सब्जी और फल जो है वो सस्ते मार्केट और मंडी दोनों में देखने को मिले हैं। इस वक्त सरकारी नक्शनामे के मुताबिक तो कीमतें कम है, जबकि मार्केट में दुकानदारों ने अपनी मनमानी के रेट जो मुकर्रर कर रखे हैं उस हिसाब से कीमतों में इजाफा करके जो है वो खुद साख्ता महंगाई करते हुए आम आदमी के लिए वही सब्ज़ी और फल जो है वो ख़रीदना मुश्किल हो चुका है। इस वक्त भी जो है वो सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाना जो है वो इंतज़ामिया के लिए नामुमकिन नज़र आता है। जबकि कीमतों की बात कर ली जाए तो कीमतों में इस वक्त आज टमाटर की कीमत में तकरीबन 10 रुपये का इजाफा देखने में आया। तकरीबन 110 रुपये से बढ़कर 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि प्याज की कीमत में कमी देखने में आई है। 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से प्याज मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में प्याज 120 और टमाटर 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह सब्ज़ मिर्च 72 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मुकर्रर है। मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। बुनियादी सब्जियों में इस वक्त जो है वो शिमला मिर्च 300, पालक 80 और गाजर 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। गाजर का सरकारी नरखों में रेट 76 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है, जबकि पालक का 35 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। इसी तरह मार्केट में स्वांजना 500, अदरक 500, इसी तरह जो है वो लहसुन तकरीबन 430 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि
अदरक जो है वो 310 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी नक़नामे के मुताबिक मुकर्रर किया गया है। स्वान जहाँ 375 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मुकर्रर है। जबकि और दीगर सब्जियों की बात की जाए जिसमें बैगन 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है, जबकि फल भी आम आदमी की पहुँच से ही दूर नज़र आते हैं। सुंदरखानी अंगूर जो है वो हमेशा की तरह आज भी महंगा है, 1200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इसका मार्केट रेट है, जबकि सरकारी नरखों में 982 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। सेब मार्केट में काला कुल्लू 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, सरकारी नरखों में 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर है, जबकि कंदारी अनार 850 रुपये मार्केट में, सरकारी नरखों में 710 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त है। इसी तरह सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक गंडेरी 80 रुपये, अमरूद 172 और मौसमी 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर किए गए हैं। मौसमी तकरीबन 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जबकि गंडेरी 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है, जबकि शकरी 60, जापानी फल 268 और केले फ़ी दर्जन 125 रुपये मुकर्रर है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने तफसीलन जो है वो मैं आगाह किया कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, अब जैसे बिलाल ये बता रहे थे कि इस वक्त बड़ा गैप नज़र आ रहा है जो सरकारी निर्ख हैं और जो मार्केट के रेट्स हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस गैप को जो है वो फ़िल कर दिया जाएगा और जो एक्चुअल रेट्स हैं उन चीज़ों पे, उन रेट्स पे जो है वो आवाम को चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, ताकि ये जो महंगाई है, ख़ुद साख्ता महंगाई हमने अपनी क्रिएट की है, उसको कम किया जा सके और आवाम को जो है वो थोड़ा रिलीफ मिले। नाज़रीन, वर्ल्ड चाइल्ड डे जो है वो आज मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। इस हवाले से आज हमने तफसीलन गुफ्तगू करनी है। बहुत अहम मसला है चाइल्ड लेबर, इसको कव करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब का ये बहुत बड़ा मसला है। इस हवाले से हमारे साथ आज बात करेंगे, हमारे साथ ऑन आवाज़ जो हम मौजूद हैं, लेबर डिपार्टमेंट की बीट को ये कवर करते हैं। इसी के साथ साथ कॉरपोरेशन और दीगर जो मुल्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी देखते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स पर भी हम तफसील गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज हमने चाइल्ड लेबर पर बड़ी ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू करनी है ऑन के साथ। अस्सलाम वालेकुम ऑन, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। ऑन, जैसे आज वर्ल्ड चाइल्ड डे मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट जो है वो चाइल्ड की जो प्रोटेक्शन है, चाइल्ड के लॉज हैं, चाइल्ड लेबर के हवाले से क्या क्या इकदाम उठा रहा है? बिल्कुल, इसमें दो चीज़ें हैं। एक हम देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, और पहली चीज़ जो मेन चीज़ है वो वालिदैन क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम पहली चीज़ को निगलेक्ट करके टोटल इन्हिसार करें हमारी हुकूमत और इदारों पर, तो वो करना कतन गलत होगा, क्योंकि हमारे जो इदारे हैं या हमारी हुकूमत है वो एक हद तक जो है एक चीज़ को कंट्रोल कर सकती है, अगर उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है जिसके हवाले से पहले माइंड सेट लोगों का बिल्ड किया जाए। अगर लोगों का एक चीज़ पे माइंड सेट ही बिल्ड नहीं हो रहा, तो हमारे ना कुछ हुकूमत कर सकती है ना इदारे कर सकते हैं। आप खाली अगर मुल्तान लेबर डिपार्टमेंट मुल्तान का जो यहाँ पर मौजूद है रीजनल ऑफिस, उसी को ही देख लें तो आप देखिए कि सिर्फ यहाँ पर एक डायरेक्टर बैठेगा, 2 डिप्टी डायरेक्टर्स बैठेंगे और 3 जो है असिस्टेंट डायरेक्टर बैठेंगे, और मुकम्मल अमला जो है वो 30 से 40 लोगों का दफ्तर का अमला होगा। अब वो 30 से 40 लोग जो है पूरे मुल्तान शहर और पूरे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट, जिसकी आबादी तकरीबन 20 लाख के करीब है, और उधर जो है सैकड़ों क्या हज़ारों दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वर्कशॉप्स हैं और दीगर जो है यहाँ पर शॉपिंग सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर आप देखें इंडिविजुअली जाकर एक एक दुकान की इंस्पेक्शन करना, चेकिंग करना, वो जो है बिल्कुल भी इस हवाले से साफ अल्फाज में अगर हम कहें तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है वालिदैन की। अच्छा, अब हुकूमत ने क्या किया, इस माइंड सेट को चेंज करने के लिए हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा जो है रिलीफ देना शुरू किया कि जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते और वो अपने बच्चों को जो है सिर्फ इस वजह से चाइल्ड लेबर की तरफ फोर्स करते हैं ताकि कुछ थोड़ी बहुत रकम वो लेकर आएँ और घर को सपोर्ट किया जा सके, तो उसके लिए हुकूमत ने कहा कि आप अपने बच्चों को इनरोल करवाएं, और जब आपके बच्चे यहाँ इनरोल होंगे तो उनको एक वजीफ़ा दिया जाएगा। वजीफ़े के साथ साथ जो है जो वालिदैन इनरोल करवाएंगे अपने बच्चों को, तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पर जो है कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आएगी, जैसे रमज़ान राशन ड्राइव है, उसके अलावा दीगर कोई भी जो लेबर डिपार्टमेंट के पास फैसिलिटीज़ आती हैं, फ़ंड्स आते हैं लेबर्स पर खर्च करने के लिए, तो उनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, जिनके बच्चे जो है उन्हीं के स्कूल्स में जो है ज़ेर तालीम है। इस वक्त 4 लेबर डिपार्टमेंट के स्कूल भी यहाँ पर
जो कि सेकेंडरी लेवल तक हैं, Okay. यहाँ वर्किंग कर रहे हैं और हर स्कूल में 800 तक बच्चे पढ़ भी रहे हैं। लेकिन बात की जाए माइंड सेट के हवाले से तो अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर हमारे लोगों का माइंड सेट चेंज करने की, क्योंकि वालिदैन फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनका 7 साल का बच्चा जो है कमाने वाला हो जाकर 500 600 700 कमा कर आ रहा है। उनको ये नहीं पता आगे इन फ्यूचर इसके लिए कितना नुकसान ऑन रहेगा। मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट हैं आप, आपने कम्युनिकेशंस की डिग्री की हुई है, किस तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने की ज़रूरत है ताकि वो जो माइंड सेट है वो बदला जा सके? बिल्कुल, आप देखें ना कि एक अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख लें या हम वेस्ट को देख लें, तो वहाँ पर अभी आप आज से कोई 100-150 साल पहले चले जाएं तो वहाँ पर भी ये बहुत बड़ा एक मसला था चाइल्ड लेबर का। तो उन्होंने जो है इस चीज़ को सिर्फ इस चीज़ से उसे ओवरकम किया कि वालिदैन पर फोकस किया कि वो भी जो है अगर कोई फार्मर है या कोई किसी भी फील्ड में है, किसान है या किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा जो है एजुकेशन दी जाए, उनको भी तालीम दी जाए। उधर कोई लिमिट ना रखी जाए कि आप अगर आपकी उम्र 20 साल हो गई है, 25 साल हो गई है तो आप एक मैट्रिक कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। 50-50 साल तक भी अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि भाई आप वालिदैन को तालीम देना शुरू करें। जब वालिदैन को तालीम देंगे, आप शऊर देंगे, तो उसके साथ साथ जो है उनको एक बहुत ही अच्छा एक उनके पास प्रैक्टिकल एक चीज़ आ जाएगी सोचने के लिए कि अगर ये चीज़ कितनी ज़रूरी है और इसको हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से फिर वो अपने बच्चों को जो है तालीम देना शुरू करेंगे। और हर जगह उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप जो है अगर किसी चीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं नेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पर, तो आपके लिए कोई टेक्निकल चीज़ आपने सीखी हुई हो, आपने जो है टेक्निकल एजुकेशन हासिल की हुई हो या आपने कोई भी जो है रेलिवेंट तालीम उसकी हासिल की हुई, तो आपको जाकर हम प्रमोट भी करेंगे और एक जो है हुकूमत उसको सपोर्ट भी करेगी। तो इस तरह से जो है लोगों का माइंड सेट वहाँ पर भी चेंज किया गया। तो यहाँ पर भी आप सिर्फ ये ना कहें कि हमने सिर्फ अपना कोटा पूरा करना और बच्चों को स्कूलों में ला के रख देना है, बल्कि उनके वालिदैन के शऊर पर भी आप थोड़ा मेहनत करें। जो एक आप चले जाएँ यहाँ पर जो मज़दूर भट्टों पर काम कर रहे होते हैं, अब लास्ट ईयर आप एक चीज़ जानकर हैरान हो जाएंगे कि 150 से ज़ायद मज़दूरों ने अपने गुर्दे बेचे हैं। क्यों? क्योंकि वजह उसकी है कि उनके माशी हालात बहुत ख़राब हैं। वो कर्ज ले लेकर जो है अपने घर का सारा निज़ाम चला रहे थे। आप बड़ी ऑथेंटिक सोर्स बता रहे हैं, खबर ब्रेक की गई। बिल्कुल, ये जो है लास्ट ईयर बहुत एक बड़ा जो है इस पर फिर क्रैक डाउन भी किया गया लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से, और उन्होंने जो है उन मालकान के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि हमें बहुत मिनिमम वेजेस दी जाती हैं। जो गवर्नमेंट की आप वेज अगर अभी तो 40,000 का नोटिफिकेशन हो चुका है, उस हिसाब से तो 1700-1800 रुपये पर डे का बनता है। लेकिन आप वहाँ चले जाएँ 800,000 जो मालिक दे रहा होगा वो सबसे अच्छा मालिक होगा। नहीं तो वो क्या करते हैं, हाँ जी आपने बीच में 5 मिनट की ब्रेक क्यों ली, आप 5 मिनट लेट क्यों, अभी 400 काट दो, 500 काट दो। एट दी एंड वो 200-300 रुपये लेके घर जा रहे हैं, और इन हालात में आप देखें क्या उनका सर्वाइवल होगा। तो इस हवाले से जब मालकान भी ये जुल्म करेंगे तो वेजेस पूरी नहीं देंगे, तो लोगों को क्या होगा कि उनकी महदूद आमदनी में वो फिर अपने बच्चों को फोर्स करेंगे कि आप जाके भी कमाएं, और इस हवाले से जो है एक घर का हमारा सर्कल चल सके। और अगर 4 से 5 लोग घर में मौजूद हैं। तफसील गुफ्तगू करते हैं चाइल्ड लेबर पे। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप जैसे कह रहे हैं कि पेरेंट्स का माइंड सेट बदलने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम ऑन अब्बास से बात कर रहे थे चाइल्ड लेबर के हवाले से। बड़ी तफसील उन्होंने गुफ्तगू की कि इस वक्त बहुत बड़ा मसला है, इसको कवर करने की ज़रूरत है। अब बजाय इसके कि हुकूमत जो है वो क्रैक डाउन करें, हमें चाहिए कि अवेयरनेस कैंपेन इस तरह की चलाई जाएँ कि वालिदैन का जो है वो माइंड सेट बदला जाए। नाज़रीन, आज क्योंकि वर्ल्ड चाइल्ड डे मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, आज हमने बच्चों के मसाइल के ऊपर ज़रा तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ डॉक्टर राना मुसद्दिक जो है वो मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलन बात करेंगे कि बच्चों में जो होने वाली बीमारियाँ हैं, किस तरह की बीमारियाँ होती हैं, और क्योंकि पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं इन बीमारियों से बच्चा किस तरह जा सकता है। एक आइडियल जो बच्चे की सेहत है वो क्या होनी चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता को बीमारी हो जाती है तो किस स्टेज पे फ़ौरन जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा जो हिफाजती टीके हैं वो जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, कुछ पेरेंट्स जो हैं वो नहीं लगवाते, कुछ मिथ्स भी इसके बारे में पाई जाती हैं। तो तफसील इन सारी चीज़ों पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, वेलकम टू द शो।
कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मुझे ज़रा बताइएगा कि पहले एक सेहतमंद बच्चे को ज़रा बता दें कि वो किस तरह का होता है, उसकी वेट क्या होनी चाहिए और वो उसकी मूवमेंट के बारे में बता दें ताकि अंदाज़ा हो सके कि एक सेहतमंद बच्चे की डेफिनेशन क्या है, किताबी पूरी डेफिनेशन। असल में हमारा जो एक मिसकॉन्सेप्ट पाया जाता है, हम जी। लोग समझते हैं कि फिजिकली नज़र आने वाला बच्चा, मोटा हेल्दी बच्चा ठीक है, बाकी हम सारे फैक्टर्स इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक हेल्दी बच्चे के लिए सबसे पहले उसका मेंटली स्ट्रांग होना, मेंटली स्टेबल होना, फिर फिज़िकली, और तीसरा जो मेन फैक्टर आता है कि उसकी सोशल वेलबींग, कि वो इंटरेक्टिव भी है या एक डिप्रेस पर्सनैलिटी बनी हुई है। तो ये 3 फैक्टर्स मिला के हम कहते हैं कि हमारा बच्चा एक स्टेबल बच्चा है, एक हेल्दी बच्चा है। जबकि हम लोगों ने आजकल कॉन्सेप्ट बना लिया है कि बच्चा अगर खा पी रहा है, बच्चे का दिखने में ठीक है तो ठीक है। दूसरी बात आपने कही कि डॉक्टर से कब रुजू करना चाहिए, किस सूरत में पेरेंट्स को सोचना चाहिए। आमतौर पर हॉस्पिटल्स में हमने देखा कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा सिक हो गया, उसको फीवर, मेन चीज़ है फीवर, कि फीवर आ रहा है तो बच्चा हमारा बीमार है, फीवर नहीं है तो बच्चा हमारा स्टेबल है। जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे में उसके बिहेवियर में चेंजेस, उसमें चिड़चिड़ापन, उसमें इंटरेक्ट करने की सलाहियत ना होना, जिन चीज़ों को कहा जाता है कि बच्चा शायद ज़िद्दी हो गया, बच्चा बदतमीज़ हो गया, जबकि ये किसी ना किसी इलनेस को स्टार्ट होता है। ओके। उसके अलावा बच्चे की जनरल लुक्स बता रही होती हैं आपको। अब एज के हवाले से बता दीजिएगा कि किस एज में बच्चे के हमने क्या चीज़ें जो है वो नोट करना शुरू कर देनी है, क्योंकि ये बिहेवियर्स तो थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसमें नज़र आएंगे। अगर वो बच्चा बिल्कुल अभी माँ के हाथ में है, ब्रेस्ट फीडिंग पे है, तो उस टाइम पे जिस टाइम बच्चा पैदा होता है, जिसको हम न्यूनेट कहते हैं बेसिकली, जी, तो उसमें सबसे पहले तो उसका वेट बहुत मैटर करता है। 2.5 kg वेट से अगर बच्चा कम है तो आपका बच्चा हेल्दी नहीं है। उसको आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, उसको डिजीज़ जल्द डेवलप होने के चांसेस हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे की स्टेजेस आएंगी, बच्चे की टॉडलर स्टेज आएगी, बच्चे की प्री स्कूल गोइंग, स्कूल गोइंग, हर एज का एक डिफरेंट क्राइटेरिया। लेकिन हम बेसिकली जो देखते हैं ना, बच्चे का फीडिंग कैसी है, बाकी और डेवलपमेंट के जो जो उसके माइलस्टोन्स हैं वो कैसे अचीव कर रहा है। ओके। आम रूटीन में जिसको कहते हैं कि एक बच्चे में सोशल स्माइल आना, बच्चे में पेरेंट्स को रिस्पॉन्ड करना, मामा बाबा, वो 1 साल के बाद जब बोलना स्टार्ट करेगा, तो ये चीज़ें माइलस्टोन्स हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना होता है। अगर इनमें कहीं भी ब्रीच आ रहा है तो पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है। ये तो मतलब मैं एक नॉर्मल प्रोसेस की बातें कर रहा हूँ। इसके अलावा कहीं भी बच्चे को कोई इलनेस डेवलप होती है, कोई यूजुअल लाइफ से हट के बच्चे में चेंज नज़र आता है, तो इसको फ़ौरन कंसल्ट, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिज़िकली हो, इसमें कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। और पेरेंट्स बजाय इसके कि इसको कि ये बच्चा फलाना खुद से जम्पशंस बनाने के बजाय बेहतर है कि इसको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाए। अच्छा, डॉक्टर के पास, अब पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाना है या अगर बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं तो कोई साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है, साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाना है, तो वो इंतखाब किस तरह किया जाएगा? देखिए, ये पेरेंट्स सबसे पहले डिसाइड नहीं कर सकते ओके कि हमने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, हमने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है, हमने फिजियोथेरापिस्ट के, हमने पीडियाट्रिशियन के पास। आपका जो एक एमबीबीएस डॉक्टर भी है ना, जनरल फिजिशियन, एटलीस्ट वो पेशेंट आपको फिल्टर करके दे सकेगा। ओके। वो आपको बता सकेगा कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आप उन डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप उन स्पेशलिस्ट के पास। डॉक्टर इस पे तफसील गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है जी। जी सवाल कीजिएगा। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची है तकरीबन 10 साल की। जी जी, तो उसका मैदे का ज़्यादा इशू रहता है डॉक्टर साहब, मैदा उसका खराब रहता है ज़्यादातर, बस कोई चीज़ खाती है तो उसको दर्द, पेट में दर्द रहता है जी। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर? क्या रहता है? पेट में दर्द रहता है उनके। पेट में डॉक्टर दर्द रहता है, 10 साल की छोटी बच्ची है और मैदे का थोड़ा सा इशू है। देखिए, जो अब पेट का दर्द है, इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो इसमें बच्चों में आजकल जो हम देखते हैं कि वर्म्स, कीड़े जिसको हम ज़ुबान में कहते हैं, कॉमन चीज़ है, ठीक है।
लेकिन उसको भी हम डिवॉर्म कर देते हैं और वो चीज़ें इवन घरों में भी हो रही होती हैं। एजुकेटेड पेरेंट्स को इन चीज़ों का पता होता है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी आते हैं कि जिसकी वजह से आपका जीआईटी डिस्टर्ब होता है। ओके। बच्चा स्कूल गोइंग है, हम कह देते हैं कि बच्चा बहाना कर रहा है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जीआईटी को ज़रा बता दीजिएगा ये क्या है? जीआईटी वर्ड यूज़ होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। इंटेस्टाइनल हाँ ट्रैक्ट। जी, ये मतलब हमारा पूरा ओरल कैविटी से लेके जी। हमारा जो निज़ाम है उसमें पूरा काउंट हो ओके, जाता है। ओके। ठीक है। इसके हम कह देते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है या कोई भी इस तरह की कंप्लेंट आई तो हम कह देते हैं बच्चा शायद स्कूल का बहाना कर रहा है, और जबकि ऐसा होता नहीं है। ओके। एक तो जो कम एज के बच्चे होंगे 6 महीने तक, उनमें तो नॉर्मली होगा, वो तो कोलिक पेन होना ही होना है। उसके बाद जो इस ऐसे सिम्टम्स आती हैं तो उसमें डाइजेशन उसकी प्रॉपर नहीं हो रही, फीडिंग उसकी प्रॉपर नहीं है, कहीं उसको या तो जंक फूड और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, या कोई सफाई का उसका निज़ाम सही नहीं है, उसमें जर्म्स जा रहे हैं जो उसके जीआईटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके। और इस ठीक चीज़ का तयन जो है वो एक डॉक्टर ही कर सकते एक हैं। डॉक्टर इनके करेगा। लिए अब आपको क्या मशवरा देंगे जो हमारे कॉलर? सबसे पहले देखें, कोई भी कंप्लेंट हो ना, जी। डॉक्टर को भी ना टेलीफोनिक कांटेक्ट करें, ओके, ना डॉक्टर को जो मैसेज बना के भेजें, ना इस तरह प्रोग्राम्स में। ठीक है। ओके। एक जनरल व्यू तो हम दे सकते हैं इस तरह, जो एक बच्चे को देख के उसकी लुक से अंदाज़ा होता है वो कभी भी उसकी एब्सेंस में नहीं हो सकता। ओके। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि जो हमारे कॉलर्स हैं उनको जवाब मिल गया होगा। मज़ीद भी बच्चों के जो मसाइल हैं उस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि एक हेल्दी बच्चे की डेफिनेशन क्या होती है, और डॉक्टर साहब ने सारा एक्सप्लेन किया कि काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चों में जो है वो बीमारियां पैदा होती हैं। तो बजाय इसके कि अंदाज़ा लगाया जाए, आप जो क्वालिफाइड फिजिशियंस हैं उनके पास जाएँ, वो आपको बताएंगे कि एक तो डॉक्टर किस तरह आपने कौन से डॉक्टर का इंतखाब करना है, दूसरा बीमारी की तशखीस भी वो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं बजाय इसके कि हम खुद अंदाज़े लगाएँ। नाज़रीन, मज़ीद भी डॉक्टर से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ ऑन साहब मौजूद हैं। ऑन से हमारे यहाँ पर कुछ एंटी स्मोक कैंपेन चलाई जा रही है मुल्तान में। मुल्तान जो है वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे AQI इंडेक्स में आ रहा था, लेकिन अब 90 89th 90th पोजीशन पे आ गया, काफ़ी जो है वो नीचे चला गया। तो उनसे पूछते हैं कि किस तरह की कैंपेन्स चलाई गई, मज़ीद क्या इसमें बेहतरी की ज़रूरत है, आवाम इस बारे में क्या कहती है। जी, ऑन एंटी स्मोक कैंपेन्स के बारे में ज़रा बताइए कि मुल्तान में किस तरह की कैंपेन्स चलाई गई, EPA का क्या किरदार था, दूसरे इदारों ने किस तरह काम किया। बिल्कुल, अगर हम बात करें एंटी स्मोक के हवाले से, तो क्योंकि आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो जब हमारी फ़िज़ा में ऐड हो जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है एक स्मोग की शिद्दत इख्तियार कर जाती है। और मुल्तान में हमने गुज़िश्ता साल देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 2000 पॉइंट्स भी क्रॉस कर रहा था, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं पे 300 पॉइंट्स क्रॉस करता है तो वहाँ सांस लेना भी जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक हो सकता है। लेकिन इस दफ़ा भी हमने देखा कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है शहर में वो राउंड अबाउट 1000 को टच कर रहा है। पिछले साल से काफ़ी बेहतर है, मगर इस साल भी हम देखें तो मुल्तान शहर में इस तरह से जो है स्मोग हर साल और इस सीज़न में आती, तो इंतज़ामिया की जानिब से जो कार्रवाइयाँ थोड़ा सा पहले जो की जानी चाहिए वो एंड टाइम पर आके की जा रही होती हैं, फिर जो है मिनी लॉकडाउन्स लगाए जा रहे होते हैं। तो खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें इस चीज़ का जो एक कुदरती हल है वो है शजरकारी। PHA की जानिब से क्या किया गया, उन्होंने अब स्मोक के सीज़न में, हर स्मोक के सीज़न से 2 माह पहले अगस्त में, 3 माह पहले अगस्त में, और अब स्मोक के सीज़न में भी काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशंस जो है उनकी जानिब से की जाती हैं। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें कुछ प्रोजेक्ट्स के वाले से, जिसमें हेड मोहम्मद वाला रोड है तो 11 किलोमीटर का वो तवील रोड है, उसके बीच में ग्रीन बेल्ट बना के 2000 पौधे वहाँ लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुल्तान शहर की मेन एंट्रेंस और एग्ज़िट गेट पर अब भी जो है हज़ारों की तादाद में पौधे लगाए जा रहे हैं। जितने भी हमारे पार्क्स हैं तो वहाँ पर जो है एक तो वहाँ जितने पौधे मौजूद थे उन्हें नए बीज डाल के, उन पर फर्टिलाइज़र डाल के उनको जो है उनके आप देखें तो उनमें एक ग्रीनिश जो एक एलिमेंट है कम हो रहा है, तो उसको भी जो है उसकी लुक आफ्टर की जा रही है। और मज़ीद अभी पौधे, और हर माह में तकरीबन 15-1000 पौधे जो है
PHA की जानिब से मुल्तान शहर में लगाए जाते हैं। अच्छा, इन ये जो पौधे नए लगाए जा रहे हैं, कुछ बीच में खबरें आई थी कि पीछे का जो है वो अमला थोड़ा सा कम है, तो उसकी वजह से इनका ज़रा देखभाल सही नहीं हो रही, तो उस हवाले से कुछ इकदाम उठाए गए? बिल्कुल, अगर हम इस हवाले से बात करें तो अब PHA के पास जो है 80 माली हैं। अब वो 80 माली हैं और PHA के पार्क्स जो हैं वो भी 80 हैं, ठीक है। अच्छा, अब 20 और पार्क्स की प्रपोजल भी आ चुकी है, उसके बस फंड्स आएंगे तो मुल्तान शहर में टोटल 100 पार्क्स हो जाएंगे। अब आप देखें कि अगर एक माली एट ए टाइम एक पार्क को देख रहा है तो एक पार्क को देखना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। आप अपने घर का एक छोटा सा लॉन होता है, उसमें भी माली 3-3 दिन बाद आता है और वो उसके पास टाइम नहीं होता, उसके पास 4-5 घर होते हैं, छोटा छोटा एक वो, तो एक माली एक पार्क को आप खुद देखें, उसके लिए लुक आफ्टर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो बस फिर सरसरी तौर पर आएंगे, देखेंगे अगर कोई जगह ख़राब दिखती है, कोई पौधा जो है उसको या तो उसको सेट करने की ज़रूरत है या चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो मामला देख। ये तो पार्क की बात है, अब तो ग्रीन बेल्ट्स में जैसे आप कह रहे हैं इजाफा होता जा रहा है, तो उनका भी देखभाल करना है, कोई चोरी ना हो जाए, कोई इस तरह का ना हो जाए, उनका फिर जैसे आप बता रहे हैं कि फर्टिलाइज़र डालना है, टाइम पे उनको पानी वाटरिंग करनी है, तो 80 बंदों के साथ ये किस तरह चलाया जा रहा है सारा निज़ाम? बिल्कुल, इसमें जो है सिर्फ 80 बंदे 80 पार्क, मैंने आपको एक फिगर बताया, उसके अलावा आप देखें कि हर माह 10 से 15 हज़ार के बीच में पौधे भी लगाए जा रहे हैं, तो आधे से ज़्यादा वहाँ पर भी बिजी हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा PHA की जानिब से ये अच्छी बात है कि शहर के अंदर 2 बार जो है एक दिन में जो उनके वाटर टैंकर्स हैं जाके हर ग्रीन बेल्ट को पार्क्स में जाकर जो है पानी देते हैं, एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम, क्योंकि पानी के ज़्यादा उसको पहुंचाने से भी काफ़ी ज़्यादा एक तो स्मोग और पॉल्यूटेंट्स भी हवा में कम और स्प्रे वगैरह भी जो है वो कम किया जा रहा है, पानी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि पौधों को पानी लगाया जाए PHA की जानिब से। अच्छा, खुराक के बारे में बताइएगा। बच्चे जो हैं वो बड़े फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, खाना खाते रहते हैं, पूरा रात को 2-2, ढाई बजे जो है हमारे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। ये तो रोज़ का हमारे लिए एक मामूल बन चुका है कि रात को एक बेल बजेगी और खाना बाहर से आएगा। कुछ आपने ऐसी कुछ स्टोरीज़ ब्रेकिंग के, कुछ मुज़र सेहत खुराक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उसकी क्या रियलिटी है? अच्छा, ये करने से पहले एक आप मुझे गेस दें कि आपको क्या लगता है मुल्तान शहर में छोटे सा एक ढाबे से लेकर एक 5 स्टार रेस्टोरेंट तक कितने रेस्टोरेंट मुल्तान शहर में मौजूद होंगे? मुल्तान में होने चाहिए ढाबे से लेके 5 स्टार तक, 5 स्टार तक तकरीबन 450-500 इस तरह के छोटे छोटे स्पॉट्स होंगे। 600 मुल्तान में एक छोटे से ढाबे और आप एक छोटी सी दुकान को अगर कंसीडर करके आप 5 स्टार तक जाते हैं तो तकरीबन मुल्तान शहर में मोर देन 5000 होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबे मौजूद हैं, मोर देन 5000। लेकिन उनमें से सिर्फ 1829 जो है वो उनके पास लाइसेंस है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से काम करने का। ओह माय गॉड। अच्छा, अब जो ये इस थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, इस लाइसेंस के बारे में बताएंगे। हाँ। लाइसेंस किस चीज़ का है? हमारे यहाँ तो किसी ने भी दुकान खोली, काम सीखा किसी के पास और आके फास्ट फूड बेचना शुरू कर दिया। बिल्कुल, लाइसेंस बेसिकली आप कोई भी काम करते हैं तो आप लेट्स सपोज अगर आप कोई कॉलोनी बना रहे हैं, आप एक NOC लेते हैं MDA की जानिब से, बिल्कुल ठीक है, कि हम यहाँ पर कॉलोनी बना रहे हैं, उसका नक्शा मंजूर होगा, सब कुछ होगा। तो इसी तरह से आपने अगर अपना कोई ढाबा भी खोला है, आपने इवन आपकी एक रेडी भी है, तब भी आपने पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको सारे स्टैंडर्ड्स चेक किए जाएंगे, आपके बिजनेस मॉड्यूल को देखा जाएगा, आपकी जो खुराक आप कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं और उसके बाद किन किन जगहों से ले रहे हैं, उसकी सारी रिसिप्ट के साथ ही आपको जो है जाके वहाँ एक एक चीज़ एलेबोरेट करनी होगी और टीम्स आएंगी, देखेंगी, इंस्पेक्शन होगी। लाइसेंस लेने के बाद भी अगर आप कोई वायलेशन करें तो उस पर भी आपको भारी जुर्माना किया जाएगा। तो वो लाइसेंस बेसिकली एक आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद ही आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ जो है, अच्छा, इसमें सिर्फ होटल्स, रेस्टोरेंट्स 5 स्टार नहीं, जो आपको मैंने बताया 1829, इसमें सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इसके साथ साथ रिटेलर्स भी। तो ये तो एक सवालिया निशान उस इदारे पे होता है कि वो फिर इसके चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा कि क्या कुछ इकदाम नहीं उठाए जा रहे, कोई कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही। हम देखते हैं कि फूड अथॉरिटी की टीम्स जो हैं वो रेड्स करती हैं, जुर्माने भी करती हैं, तो अगर लाइसेंस ही मौजूद नहीं है एक शख्स के बाद तो उसको तो सील होना चाहिए। इसमें ज़्यादा मज़े की बात यह है कि FBR का अगर हम डाटा देखें तो उनके पास जो रिटेलर, मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स FBR के पास मौजूद हैं। खाली अगर मुल्तान से बात करूं, आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि PHA पंजाब फूड अथॉरिटी PFA के पास जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि स्मॉल लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं वो सिर्फ एक है।
ओह माय। अच्छा। एफबीआर का तो एक बहुत मसला चल रहा है कि वो रिटेलर हजरात के साथ बात करेंगे किसी तरह उनको तो जो है वो टैक्स नेट में लाया जाए। वो उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो हो जाएगा जल्द अज जल्द जो है वो। एफबीआर के पास ज्यादा है, पंजाब फूड अथॉरिटी ने जिनको वही लाइसेंस मैं नहीं दिया वो एफबीआर के पास भी रजिस्टर्ड है। एफबीआर के वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि एफबीआर जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहा है, उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उनका डाटा बैंक जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए जो है सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है। तो फूड अथॉरिटी की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयाँ और नज़र नहीं आ रही। हालांकि बच्चों की बात आ जाए, क्योंकि ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड चाइल्ड डे जो क्योंकि मनाया जा रहा है, बच्चों ने भी खाना खाना है, हम लोग भी ऑर्डर्स कर लेते हैं, बाहर से जाते हैं, तो अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं एक जगह तो वो सील क्यों नहीं की जा रही? बिल्कुल। अच्छा, ये एग्जैक्टली इस सवाल पर हम आते हैं। मैन्युफैक्चरर्स जिस तरह से मैंने आपको बताया, जो स्मॉल लेवल पर कर रहे हैं वो भी एक है, जो वेरी स्मॉल लेवल पर कर रहे हैं वो भी एक है, और जो लार्ज लेवल पर कर रहे हैं वो सिर्फ दो हैं, मैन्युफैक्चरर्स। आप देखिए ना, एक चीज़ जहाँ से मैन्युफैक्चर की जा रही है, जहाँ से एक बुनियाद है उसकी, वो सिर्फ मुल्तान में 4 रजिस्टर्ड हैं अगर पीएफए के पास, तो आगे जाकर वो कितने जो है इसके अलावा आप देखें कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, और बिल्कुल। और इसके ऊपर जो है वो कार्रवाइयों की सख्त जो है वो ज़रूरत है, ताकि या तो इन सारी जो चीज़ें हैं उनको जल्द से जल्द रजिस्टर कराया जाए, ताकि पता चले कि कौन कौन जो है वो खाना लेजिटिमेटली बेच रहे हैं। इन सारी जो मुज़र सेहत खाना है जो हमें मिल रहा है, हमें अब मुज़र सेहत है भी या नहीं भी है, ये भी उसके बाद तयन होगा जब वो चीज़ रजिस्टर होगी। जैसे हम बता रहे थे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर एक ही रजिस्टर है, तो ये एक एग्जांपल के तौर पर हम बात कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ कितना बड़ा लैब्स है पंजाब फूड अथॉरिटी का। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम ऑन से बात कर रहे थे कि किस तरह जो है हमारे यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है तकरीबन जो हमारे यहाँ जो फूड चेन्स हैं, जो फूड का कारोबार करें हैं, और जो बेशक छोटी से छोटी दुकान हो या बड़े मैन्युफैक्चरर्स हों, उनमें से कुछ चंद जो लोग हैं वो जो है वो यहाँ पर हमारे मुल्तान की अगर हम बात करें तो रजिस्टर हैं। इस वाले से डॉक्टर से बात करते हैं कि अगर ये जो फ़ास्ट फूड का भी एक सिलसिला चल दौड़ा है कि हम लोग जो है वो रोज़ रात के खाना खाते हैं, ख़ास तौर पर इसका नुकसान बच्चों की हेल्थ पे क्या होता है, और आइडियल एक डाइट प्लान बच्चे के लिए क्या होना चाहिए? जी राना साहब से ज़रा बताइएगा कि हमारे यहाँ तो अब हम लोग भी फ़ास्ट फूड खाते हैं, क्या दिन में एक दिन, हफ्ते में एक दिन मुख्तस कर लें, इस दिन हम जी चीट मील करेंगे और बाकी दिन हमारा जो है वो खाना दूसरा खाना चाहिए? बच्चों के हवाले से ज़रा बताइएगा कि कितना इम्पैक्ट होता है फ़ास्ट फूड का उनकी हेल्थ पे? देखिए, अभी ऑन बात कर रहे थे कि हमें सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है, लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, चाहे लाइसेंस भी हो जी, ये फास्ट फूड जंक फूड बच्चों के लिए है ही नहीं। ठीक है, जितने भी आप उसको कह लें कि वो सफाई का ख्याल रखना है या जो भी, हम जब बच्चों के साथ ज़्यादा जो पेरेंट्स की सबसे बड़ी है ना, वो ऑर्गेनिक फूड से दूर हो गए हैं। वो चले गए हैं प्रोसेस्ड फूड, और जो पहले से बनी हुई और शॉर्टकट मंगवा के दे दिया। उसमें सबसे पहले बच्चों का GIT डिस्टर्ब, जिसको कहते हैं मैदा डिस्टर्ब, ठीक है, वो या कॉन्स्टिपेशन की तरफ, डायरिया की तरफ ऐसे इश्यूज होंगे, ब्लॉटिंग उन्हें होगी, ठीक है, फिर वो आएंगे जी पेट में दर्द हो रहा है, बच्चों को मोशन लग रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, ठीक है। दूसरा, बच्चों में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इशू है। आजकल देखा होगा बच्चे बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गए हैं, ठीक, उसकी एक बड़ी वजह यही जंक फूड है। फिर डायबिटीज़ बच्चों में डेवलप हो रहा है, आगे जाके हार्ट डिजीज़ बच्चों में डेवलप होती है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब हम टोटल इस फास्ट फूड, चाहे हम छोटे चाहे बड़े, फास्ट फूड और इन चीज़ों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, हमारी रूटीन से फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और ये सोर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट डिप्रेशन की फॉर्म में भी आता है। ओके, हाँ, इस क्योंकि चीज़ को हम नोटिस नहीं करते। आप फिजिकल एक्टिविटी हमारी है नहीं, बच्चों की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, रोबोट बने हुए हैं, स्कूल जा रहे हैं, बैग उठाए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, वापस आए उन्हें खुश करने के लिए फास्ट फूड दे दी है। ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है ना बच्चों के साथ। एक फास्ट फूड और दूसरा मोबाइल की स्क्रीन। मोबाइल की उसके हवाले से भी बताइए। मोबाइल की स्क्रीन तो देखें, पेरेंट्स हम ना वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पे हम बात करते हैं जी चाइल्ड अब्यूज़ पे और फलाने पे, जबकि सबसे बड़ी ज़्यादती अगर हो रही है बच्चे के साथ, वो पेरेंट्स की तरफ से हो रही है, नेग्लिजेंस की वजह से। और ये ज़्यादती मैं आपको अगर डिटेल में बताऊँ, शुरू कहाँ से होती है, बच्चे की पैदाइश से पहले से शुरू हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? जब बच्चा प्लान नहीं होगा, बच्चे को
गैप 2 साल का जो एक पहले बच्चे का ज़रूरत है नहीं दिया जाएगा, पता चलेगा जी एक बच्चा पैदा उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई है, जो पहले बच्चा उसके साथ जुल्म, माँ के साथ जुल्म, आने फिर 2 बच्चे एक ही एज के, उनको देखभाल में उनके एक बहुत बड़ा इशू, कंप्रोमाइज़ होंगे। उनसे जान छुड़ाने के लिए मैं जान छुड़ाना ही कहूँगा, वर्ड आपको अजीब लगेगा, जब खिलाना है जी उसकी स्क्रीन सामने रख दो। अब देखें बच्चे ने जब खाना है उसने एक प्रोसेस डेवलप करना है, उसे भूख फील हुई, उसने टेस्ट डेवलप करना है कि मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसने एतराज़ करना है, फिर उसने कहना मैंने इतना खाना है नहीं खाना, उसकी चंद चीज़ें जो पेरेंट्स को तंग कर देंगे उस चीज़ से बचने के लिए कार्टून लगाएंगे, कोई ऐसी म्यूज़िक लगाएंगे, बच्चा उसमें गुम हो जाएगा, बच्चे को नहीं पता मेरे मुंह में क्या जा रहा है। अच्छा डॉक्टर, इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है, मैं अपनी कज़न के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा आप स्क्रीन दे देती हैं, कहते हैं जब अपने होंगे ना फिर मैं पूछूंगी, जब पालने पड़ते हैं ना 2-2 बच्चे तो फिर मैं क्या करूँ, मैंने घर भी देखना है, मेरे बच्चों को भी देखना है, मेरे बाकी सारे काम भी करना है। बात मैंने जहाँ से स्टार्ट की, क्यों 2 बच्चे इकट्ठे पैदा करते हैं? एक बच्चा हो उसको प्रॉपर टाइम दें उसको, जो उसका राइट बनता है, बिल्कुल, वरना वो उसके साथ ज़्यादती हो रही है। देखिए थोड़ी सी मैं आपको बताऊं, जो लोगों ने तो कॉमन ले लिया है कि बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने स्क्रीन ऑन करके दी, बच्चे ने पूरा बाउल ख़त्म कर दिया, ठीक है। हमारे फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि जिस टाइम आप खाना खा रहे हो आपका फोकस सारा उधर हो, इवन आपको ये फील हो रहा मैं चबा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, अब मुझे अंदर जाता हुआ फील हो रहा है। अब बच्चे का सारा ध्यान स्क्रीन पे है, बच्चे को नहीं पता मेरे अंदर क्या जा रहा है, और उसको ये भी नहीं, इवन ये भी नहीं एहसास कि मैं कब पेट भरा मेरा। एक वो माइंड बॉडी कनेक्शन की बात की जाती है, वो होना चाहिए जब आप खाना खा रहे हैं। ट्रेस डेवलप करने हैं, उसने रिफ्लेक्सेस डेवलप करने हैं कि मैंने क्या खाना है, कब खाना है, कब भूख लगी, नेक्स्ट टाइम भी फिर उसको तो नहीं पता मुझे कब भूख लग रही है, बिल्कुल, उसको तो नहीं पता मैंने टेस्ट क्या डेवलप करना। आप यूट्यूब पे उसके लिए कार्टून देख लेते हैं, मैंने इसको क्या दिखाने हैं, स्टार प्लस के ड्रामे देख लेते हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये देख लूँ कि बच्चों को क्या क्या अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, किन चीज़ों, एक चीज़ नहीं खा रहा तो दूसरी क्या, दूसरी नहीं तो तीसरी क्या, हम इसको कैसे पैलेटेबल बना सकते हैं, ऐसी चीज़ों पे हम काम नहीं करते। अच्छा, यूजुअली अगर हम खाने के डाइट प्लान के हवाले से अगर हम बात करें, अगर हम ये ना करें कि कोई डिशेस के हवाले से बात करें, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होने चाहिए जब हम बच्चे का कोई डाइट प्लान जब हम प्लान कर रहे हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट के बारे में बताइएगा, डिनर के बारे में बताइएगा। देखिए मैं एक तो पिछली बात स्क्रीन वाली बात में एक चीज़ ऐड कर दूँ कि स्क्रीन टाइम की आपने बात की, स्क्रीन टाइम वैसे हमारे हिसाब से तो कोई स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आजकल हम क्योंकि सोशल मीडिया के और इन चीज़ों के दौर में ऐसे फंसे हैं कि स्क्रीन टाइम हमने मस्ट कर दिया है, तो जो रिकमेंडेशन है 2 साल तक तो कोई स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड नहीं है। हमने बच्चों को स्क्रीन पर 2 साल से पहले बिठा दिया हुआ है। जस्ट एक चीज़ अलाउड है कि आप अगर वीडियो कॉल करते हैं, इंटरेक्टिव सेशन है फैमिली मेम्बर से किसी के साथ, ठीक है, अप टू 18 ईयर्स मैक्सिमम अगर स्क्रीन टाइम रिकमेंड किया जाता है जस्ट 2 आवर्स है, और हमारा 18 ईयर का बच्चा कम से कम 6 to 7 आवर उसका स्क्रीन टाइम है। सर मैट्रिक और एफएससी में जब बच्चे ने पढ़ना है, वो 18 इयर्स में पास आउट हो रहा है, उस टाइम पे तो उसने अपनी असाइनमेंट्स भी बनानी है, एमडी कैट भी देना है, वो भी देना है, वो चीज़ें ना देखिए, जब जैसे मैंने 2 इयर्स की बात की ना कि वीडियो कॉल अलाउड है जी, वो स्टेप वाइज वो कंडीशंस के साथ अलाउ किया होता है। ओके, ये नहीं कि आप बैठ के मूवीज़ देख रहे हैं, इंडियन मूवीज़ देख रहे हैं, इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं, उस स्क्रीन टाइम की डेफिनेशन अलग है। हाँ, अगर प्रोडक्टिव चीज़ें, आपने लैपटॉप यूज़ करना है, आपने स्टडी से रिलेटेड चीज़ें करनी है, तो वो इन चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात की, देखें वैसे तो फाइबर कंटेंट, ओके, फ्रूट्स और बिल्कुल सर, हमारे पास लास्ट 45 सेकंड्स हैं, आप कुछ इसमें ऐड कर देंगे डाइट प्लान के साथ भी, और कोई अपना पैगाम देना चाहें तो। देखिए इसमें मेन जो चीज़ है ना, आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन बी कम्प्लेक्स, ये तो बच्चे की एचबी मेंटेन रखने के लिए मस्ट है। दूसरा, पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें बच्चों को मेंटली, फिजिकली उनकी हेल्थ का ख्याल रखें, और एटलीस्ट उनको इतनी स्पेस दें कि वो थोड़ा सा अपने आप को भी बाहर ला सकें, बजाय इसके उनको रोबोट बनाएं और एक ट्रैक दे दें कि आपने इसी पे चलना है। स्लीप एंड में एक चीज़ ऐड कर दूँ, स्लीप बड़ी मस्ट जो है ना, वो अप टू 12 ईयर 10 आवर की स्लीप मस्ट है, 10 आवर्स की, 10 आवर्स की। जबकि हम लोग क्या करते हैं कि 6 घंटे के बाद बच्चे को उठा देते हैं, उठे जी स्कूल जाएं, और वो एक प्रोसेस जो हमारा चल रहा है।
ऑन इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें वर्ल्ड चाइल्ड डे के हवाले से, बिल्कुल हमारे पास 10 सेकंड है आखिरी। बिल्कुल, इसमें जो चाइल्ड लेबर की हमने स्टार्ट में बात की, तो वालिदैन को अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है ताकि अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे वो ध्यान दे सकें। और अब्बास, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमने चाइल्ड लेबर पर बात की, हमने वर्ल्ड फूड हमने फूड अथॉरिटी के हवाले से बात की, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन हवाले से जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। डॉक्टर राना मुसद्दिक हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तफसीलन हमने जो मिथ्स हैं उसके हवाले से भी डिस्कशन की, और आइडियल जो एक डाइट प्लान होना चाहिए, स्लीप साइकिल होना चाहिए, बच्चों के हवाले से गुफ्तगू की। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ ऑन मौजूद थे, इन्हीं के साथ हमारे साथ डॉक्टर राना मुसद्दिक हुसैन साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने तफसीलन हमें बताया कि बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट स्टेजेस में किस तरह की खुराक होनी चाहिए, बच्चों की किस बिहेवियर चेंजेस को हमने देखे हैं, और फ़ौरन जो है वो कब जो है वो डॉक्टर से रिजू करना है। और डॉक्टर इस बात पर बड़ा जोर दे रहे हैं कि जब जैसे ही आप बच्चे में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन देखें या कुछ उसके अंदर बिहेवियर चेंजेस देखें, तो फ़ौरन अपने जो जनरल फिजिशियन है उनसे रब्ता करें, ताकि वो फिर आगे आपको बता सकें कि आपने किस डॉक्टर का जो है वो इंतखाब करना है। नाज़रीन, क्योंकि आज वर्ल्ड चाइल्ड डे मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, तो इस हवाले से हमारे साथ इस प्रोग्राम के इस हिस्से में भी दो बहुत अहम गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसमा शेख साहिबा, जो कि मॉन्टेसरी सर्टिफाइड हैं। मॉन्टेसरी के बच्चों में बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, अर्ली एजुकेशन उनकी स्टार्ट हो रही होती है, बिल्कुल उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हो रही होती है। तो उस टाइम पे बच्चे के किस तरह जो है वो माँ बाप ने जो है वो तरबियत करनी है, बच्चों की किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना, तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अली साहब, जो कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं। इनसे आज हमने बात करनी है कि बच्चों में जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, बच्चों को किस तरह जो है वो खुद मुख्तियार बनाया जा सकता है, वो तफसीलन जो है वो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, और हम इनसे कोशिश करेंगे जाने कि इंटरनेशनली इस हवाले से क्या क्या किया जा रहा है, और हम उन किन चीज़ों को जो है वो अडॉप्ट करके अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जनाब मैम, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। आजकल के पेरेंटिंग जो है वो बिल्कुल यकसर तब्दील हो चुकी है पहले की पेरेंटिंग से। हम पहले कहते थे नानी दादी से सीख लिया जाए, वो माएँ को सिखा देती थी, लेकिन नानी दादियों ने तो ये सोशल मीडिया की एज देखी ही नहीं, ये तो अब नई जनरेशन में आ रही है। तो इस दौर में बच्चों की पेरेंटिंग, आइडियल पेरेंटिंग किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप बच्चे को समझें। ओके, ठीक है, कि एक बच्चा है और बच्चा जब पैदा होता है तो वो इमोशनली ज़ीरो होता है। उसके अंदर इमोशंस जो है वो डेवलप होते हैं जब पेरेंट्स, स्पेशली मदर से वो सारे इमोशंस लेता है। मदर जिस चीज़ पे रोती है उसको पता चलता है इस पे मुझे रोना है। मदर जिस चीज़ पे हंसती है उसको पता चलता है कि इस पे हंसना है। फिर सेकेंडली, बच्चे के अंदर राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। 3 इयर्स तक बहुत कम होता है। और यहाँ पे देखें, पहले हमारे दौर में नाना नानी, दादा दादी, हम गलत करते थे वो हमें मना करते थे। जो मैंने अब के दौर में देखा है, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स दोनों करते क्या है, बच्चा जैसे ही चीखा, बजाय इसके कि उसके अंदर वो इमोशनल एक डेवलपमेंट करें कि बेटा आपको ये नहीं करना या हमें ऐसे नहीं चीखना, या वो फ़ौरन से मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा। हाँ जी, स्क्रीन दैट इज़ द यस। और उसके बाद वो बच्चा स्क्रीन एडिक्टेड होता है। अब वो जो इमोशंस और टॉलरेशन उसके अंदर डेवलप होनी होती है ना, वहाँ पे बच्चा माइनस कर जाता है। और वो जो 3 से 7 साल की एज होती है, और बच्चा आजकल देखें इमोशनली डेड है, किसी को चोट लग जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही वॉन्ट टू बुली एवरीवन, ही वॉन्ट टू टेक एवरीथिंग। इसी तरीके से जब बच्चा पैदा होता है, देखिए वो मुट्ठी बंद करके पैदा होता है। अभी अगर कभी आप नोट करें, ऐसे ज़ोर से उसने यूँ किया होता है, उसको पता होता है ये पूरी दुनिया ये मेरी है, ये दुनिया मेरी नहीं है, ये चीज़ मेरी नहीं है, और ये चीज़ मैंने शेयर करनी, ये उसको पेरेंट्स बताते हैं। ओके। अदरवाइज अगर आप ये भी उसको नहीं बताएंगे ना, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ अथॉरिटी पैदा होगी। और फिर आपको पता है कि आजकल बच्चों के अंदर यही है कि जो मैंने मांगा वो मुझे अभी चाहिए। बिल्कुल।
और पेरेंट्स इतने पोजेसिव हैं कि वो कहते हैं कि बच्चे ने अगर कुछ मांगा उसको अभी दे दो। वो न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं हमेशा, जैसे आप बात कर रही हैं कि वो नाना दादी हमें ज़रा डांट देते थे, एक बच्चा मोहल्ले में निकलता था तो वो एक कमराडरी और उसका वो कॉन्सेप्ट होता था कि वो वहाँ पर डांट दिया जाता था कि आप ये गलती कर रहे हैं। अब वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है, पेरेंट्स ने खुद सिखाना है। दोनों पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग पेरेंट्स हैं, बाहर जा रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट आप कह रही हैं कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। किस तरह इस डे एंड एज में किस तरह बच्चे को जो है वो चीज़ें सिखाई जा सकती हैं? बहुत एडोलेंसेस की एज है, इस टाइम में बच्चे ने चिड़चिड़ा भी होना है, तो सिखाया किस तरह जा सकता है? देखिए इसमें मदर का रोल, ओके ठीक है। देखें अल्लाह ताला ने 2 जेंडर्स पैदा किए, एक मदर है एक फादर है। ये चैलेंजेस मेरे सामने आए थे, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूं कि पहले 7 साल बच्चे के, ओके सिर्फ पहले 7 साल मदर अगर अपने बच्चे को दे दे, थोड़ा सा टॉलरेट कर जाएं आप, थोड़ा सा कम में गुजारा कर लें। दोनों मियाँ बीवी को मैं यही कहूँगी कि देखिए अल्लाह ने आपको एक औलाद दी है, एक मशीन आपके पास है, जो उसके पहले 7 साल हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट है कि वो उस वक्त अगर कॉग्निटिव साइकोलॉजी को आप पढ़ें तो बच्चा एट अ टाइम 11 ज़बानें सीख सकता है, 11 लैंग्वेजेस, और उसकी एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं अपने बच्चे को एक मेड के पास छोड़ के जाऊंगी, उस मेड की क्वालिफिकेशन क्या है? वो पीएचडी नहीं है, वो मास्टर्स नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है। मुझे बताएं वो बच्चा, जैसे अभी मैंने इमोशंस की बात की, वो बच्चा आपकी मेड से इमोशंस कैरी कर जाएगा। मोरोवर शी इज नॉट द मदर ऑफ अ चाइल्ड ना, वो जो उनसियत है, एक माँ वाली उनसियत, वो कभी भी उस मेड में नहीं आ सकती, कभी भी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। सो वेरी फर्स्ट टाइम अगर मदर्स को ये बात समझ आ जाए, आजकल हम बच्चियाँ जब शादी होती है हम कहते हैं बेटा जॉब कर लेना, मियाँ बीवी दोनों को ही कमाना चाहिए। आई थिंक सो कि अगर आप यहाँ से ये चीज़ सोच लें कि हम एक पे में गुजारा कर सकते हैं जब तक कि मेरा बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता। ये बजाय इसके कि प्लान ही बेबी उस टाइम किया जाए कि जिस टाइम पे आप खुद मुख्तियार हो जाएं, अब आप इसके अपने आप को कैपेबल समझें। जैसे हमारे साथ डॉक्टर मौजूद थे, वो कह रहे थे हमारे यहाँ मसाइल ये आ रहे हैं कि बच्चों में गैप उस तरह का नहीं है, वो जो एक बच्चा डिमांड करता है कि उसको जो वो केयर दी जाए वो उनको अर्ली एज में मिलती नहीं है। देखिए अब तो बच्चा आ गया, हमने तो बच्चे के आने के बाद की बात करनी है। ओके, अब आप एक दुनिया में पैदा हुए हैं, आप जन्नत में पैदा नहीं हुए जहाँ पे हर चीज़ आप सोचें कि जी जो मैंने यहाँ से सोच लिया वो मुझे मिल जाएगा। बेशक हम हज़ारों किताबें पढ़ लें, लेकिन दुनिया में हर चीज़ आपको वैसी नहीं मिलती जैसी आप किताबों में पढ़ते हैं या जो आप साइंस बता रही है या कुछ भी है। अल्लाह ताला की जो रज़ा, अल्लाह ताला आपके साथ वो कुछ कर रहा होता है जो आपका माइंड सोच भी नहीं रहा होता। बिल्कुल। सो आपके सामने अब एक चैलेंज आ गया, वो आपका बच्चा है, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेक अ बैक स्टेप। देखिए गाड़ी सामने पहाड़ आ जाए तो ना तो गाड़ी रोकी जाती है ना ठोकी जाती है, हमेशा बैक गियर लिया जाता है और डाइवर्जन ली जाती है, और कामयाब भी वही लोग होते हैं। जस्ट 7 इयर्स का सेक्रीफाइस है, पेरेंट्स क्यों नहीं कर सकते? मैं एक ही चीज़ कहूँगी, मदर क्यों नहीं कर सकती? ओके, ठीक है। आप पहले 7 साल देखिए, हाँ आज अगर मैं हूँ, मैं इस वजह से भी पहचानी जाती हूँ कि इनका बेटा जो है वो इतना कामयाब इंसान है। औरत की कामयाबी तो यहीं से समझी जाती है, बेशक मैं जितनी मर्जी प्रोफेशनल हो जाऊँ या कुछ भी हो जाऊँ, ठीक है। एक औरत को समझा ही माँ जाता है, और माँ ही जब औरत माँ बनती है तभी वो एक कंप्लीट औरत बनती है। ओके, मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, फीमेल ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, नाउ व्हाट शी हैज़ टू डू इन दोज 7 इयर्स? इन दोज 7 इयर्स, यस। देखिए सबसे पहले मदर को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। जैसे मैंने पहली बात की कि बच्चा मदर से इमोशंस कैरी कर रहा है। बाज़ मदर्स ओवर थिंकर्स होती हैं, उनके बच्चे भी ओवर थिंकर्स बन जाते हैं। आप सोच रहे हैं, अक्सर देखेंगे एक माँ है उसके सर में दर्द रहता है, अक्सर आप नोट कीजिएगा उनके बच्चों के सर में भी दर्द रहने लग जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि इमोशंस आपका बच्चा कैरी कर रहा है। तो मुझे, बच्चा आपका अक्स है, मुझे मेरे बच्चे ने बताया कि मेरे अंदर ये चीज़ गलत है, इस वजह से मैं कैरी कर रहा हूँ, सो आई हैव टू कंट्रोल दैट। तो मैंने वो चीज़ें कंट्रोल की, तो मदर्स को करनी भी चाहिए। लाइक हमें हर वक्त रोना नहीं है, हर वक्त पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करना। जैसे नॉर्मली हमारे घरों के अंदर ये होता है कि अगर मदर है तो सास बहू की कहानियाँ चल रही हैं, या ड्रामाज है तो वहाँ पे भी सास बहू, और ये ड्रामाज हम बड़े आराम से अपने बच्चों के सामने बैठ के देख रहे हैं। बिल्कुल। और फादर है तो वो रात के वो जो आप देखें जो पॉलिटिकल सियासत पे टॉक शोज चल रहे होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? फसाद है। तो प्लीज़ उस फसाद को अपने बच्चों के सामने डिस्कस ना करें, क्योंकि उसकी एक मेंटल हेल्थ है जो डेवलप हो रही है। लेट हिम सी द वर्ल्ड,
ठीक है, उसको भी राइट एंड रॉन्ग और इमोशंस उसके डेवलप होने दें ताकि वो राइट एंड रॉन्ग को फील कर सके। मैम ऐसा है कि एक बच्चा अब दुनिया में आ गया, जैसे आप कह रही थी कि नाउ इट इज़ अ चैलेंज फॉर द पेरेंट्स कि उन्होंने अब उसकी तरबियत करनी है। टुडेज़ डे एंड एज बाप ने पूरा दिन अपनी मेल्स भी चेक करनी है, आके थोड़ा सा अपना मी टाइम भी इंजॉय करना है, उस बहरहाल वो स्क्रीन का इस्तेमाल तो रहेगा। आप कुछ रिकमेंड करती हैं कि एक सर्टेन एज के बाद तो थोड़ा सा बच्चे को या तो स्क्रीन दे दी जाए, जैसे डॉक्टर कह रहे थे कि 18 साल तक 2 घंटे का टाइम रख दें अपनी लाइफ में कि बच्चे को सिर्फ 2 घंटे के लिए हमने जो है वो पूरे दिन में डिवाइड करें उस पूरे 2 घंटे को कि हमने स्क्रीन दे देनी है, वो भी 10 साल के बाद या 12 साल के बाद जब बच्चे ने थोड़ा पढ़ाई उसकी एज स्टार्ट हो जाए, तो आप क्या रिकमेंड करेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ये जो आपकी पहली बात, ये आपको अंदाज़ा नहीं है ये स्क्रीन आपके छोटे बच्चे के लिए कितनी नुकसानदेह है, आप उस बच्चे की आइज़ के लिए कितनी नुकसानदेह है, पहली बात, ठीक है। उसके बाद उसने सारा काम उसके बाद आंखों से ही करना है और उसको कितना प्रॉब्लम होगा। पहले तो माएँ ये सोचें मोबाइल देने से पहले अपने बच्चों को, बच्चे कंटिन्यूसली मोबाइल्स पे होते हैं और ये नहीं देना चाहिए। आई थिंक सो कि उनको 10 ईयर्स से पहले मोबाइल नहीं देना चाहिए, मैंने भी नहीं दिया। ओके, ठीक है, मैंने नहीं दिया। हाँ, 10 ईयर्स के बाद, क्योंकि अगर देखें मदर क्रिएटिव होगी ना, वो क्रिएटिविटी बच्चों में डेवलप होगी। लाइक अगर मैं क्रिएटिव वर्क करती थी या अभी भी मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें करती रहती थी, बुक्स पढ़ती रहती थी, तो वो चीज़ें बच्चा ना आपका कॉपी कैट है, ठीक है। माँ जो कर रही है या घर में जो लोग जो भी कर रहे हैं ना, बच्चे ने उसको कॉपी करना है। अगर कोई गाली दे रहा है वो कॉपी कर लेगा, अगर कोई हंस रहा है वो कॉपी कर लेगा, ठीक है। अगर कोई मोबाइल पे भी बैठ के क्रिएटिव काम कर रहा है, या वो सॉन्ग सुन रहा है, या वो ड्रामाज देख रहा है, या वो मीम्स देख रहा है, बच्चा उसको कैरी करेगा। सो वो आपका कॉपी कैट है, आपको उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको करके दिखाएं। उसके बाद आप उसके अंदर क्रिएटिव लर्निंग पैदा करें। देखें, अब जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक बच्चा आया, ही इज़ 9 to 11 ईयर्स, क्योंकि मैं बेसिकली बच्चों के ऊपर बड़ा काम करती हूँ। मैं लिटरली, इतने शाइनिंग बच्चे हैं ये जेन ज़ी जो है, बिल्कुल, अब तो जनरेशन अल्फा आ गई। एग्जैक्टली। तो ये जो अल्फा जनरेशन है, ये इतनी जीनियस है कि लिटरली उसने प्रॉपरली एआई से, जब मैंने उसको सिखाया उस बच्चे को कि आपने कैसे वीडियोस जनरेट करनी है और ये सारा कुछ, ही क्रिएटेड। मैंने तो इस एज में सीखी है, बट आप उसकी एज देखिए, 9 ईयर्स में उसने एआई से वीडियो जनरेशन सीखी, सारा कुछ सीखा, तो बच्चे कर सकते हैं। तो अगर आप बच्चों को इस तरह के टास्क देना शुरू कर दें, चलो आओ बैठ के स्लाइड बनाते हैं, चलो आओ बैठ के कुछ क्रिएटिव कार्टून्स बनाते हैं, चलो आओ कुछ कंटेंट बनाते हैं, तो आपका बच्चा वो जो आजकल जो मीम्स और इस तरह की चीज़ें हैं, और बच्चे को नॉर्मली मदर्स भी क्या करती हैं कि बच्चा नाच रहा है, वीडियो बना रही हैं और उसको वो स्क्रॉल कर रही हैं, फिर वो वेट कर रही हैं कि व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे। हम वो जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है बच्चे को वो अभी से सिखा रहे हैं कि दूसरा आपकी तारीफ करेगा तो आपने खुश होना है, आपने अपनी अंदर जो है वो चीज़ नहीं पैदा करनी। मैम इस हवाले से ज़रा तफसील में गुफ्तगू करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो है वो डिस्कस कर दी है। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम आसमा से गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह जो है वो बच्चों की तरबियत की जा सकती है और आइडियल केस जो है वो सिनारियो जो है पेरेंटिंग का क्या होना चाहिए। मैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की कि हम लोग जो अब आजकल जो सोशल मीडिया और उसकी वजह से एक बुलिंग एटीट्यूड बच्चों में, नो का ना सुनना, किस चीज़ से मना किया जाए तो एक चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है, उस हवाले से भी तफसील गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं। हमने लीडरशिप स्किल्स पर बात करनी है कि बच्चों को खुद मुख्तार किस तरह बनाया जाए, बच्चे को मैच्योरिटी की तरफ किस तरह लाया जाए, और कुछ ऐसी स्किल्स जो है बचपन से ही, कुछ ऐसे सीड्स जो है वो दिमाग में जो है वो सो कर दिए जाएँ ताकि बच्चे की जो है वो इस तरह की स्किल्स पैदा होना शुरू हो जाए। सर ये बताइएगा कि जैसे आप एक प्रोफेशनल है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, बच्चे के अंदर अगर हमने ये जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो पैदा करनी है कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा खुद मुख्तियार भी हो, उनके अंदर लीडरशिप हो, तो बचपन से ही किस तरह की जो है वो आदत उसमें पैदा करनी चाहिए? अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में जो है वो पेरेंट्स की या टीचर्स की उस तरह से ट्रेनिंग नहीं है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल प्री मैरिज काउंसलिंग क्योंकि कंसेप्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं है कि शादी से पहले बताया जाए दोनों को कि मेल फीमेल को कि आपने लाइफ स्पेंड कैसे करनी है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रेनिंग नहीं है कि आफ्टर मैरिज जब बच्चे पैदा होंगे ग्रूमिंग कैसे करनी है। तो जो वो देखते हुए आ रहे हैं हिस्ट्री से, वी
आगे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स की और टीचर्स की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर जिसमें ग्रूम किया जाए, हाउ टू ग्रूम दी चिल्ड्रन। अगर हम देखें जापान को, 1945 में जापान बर्बाद हुआ, बिल्कुल, वर्ल्ड वॉर बिकॉज ऑफ एटॉमिक एक्सप्लोजन, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में। बट जापान 25 साल में एक ब्रांड बन गया। अब वहाँ पे देखें पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे हैं, टीचर्स कैसे स्कूल के अंदर 8 साल तक बच्चों को एथिक्स सिखा रहे हैं, मोरालिटी बता रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या है, इस्लाम के अंदर हैं। तो हमें एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक मेजर चेंज लाना पड़ेगा, जहाँ पे टीचर्स को और पेरेंट्स को ट्रेनिंग करवाई जाए कि बच्चों की क्लासरूम के अंदर कैसे आपने मोरालिटी और एथिक्स पे बात करनी है। अच्छा, इसमें जितना ज़रूरत पेरेंट्स की ट्रेनिंग का है, टीचर्स की ट्रेनिंग का है, पेरेंटिंग के वो जो आप बात कर रहे हैं कि मॉड्यूल बनाने की ज़रूरत है, अगर एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे बात करूं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्री मैरिज काउंसलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? उसमें सबसे पहले होनी चाहिए कि आपके जब शादी होगी तो रिलेशनशिप बिल्डअप कैसे करने हैं, ओके, इमोशन कैसे कंट्रोल करने हैं, बच्चे ने कंट्रोल कैसे करने हैं, बच्चे कंट्रोल कैसे करने हैं, ओके, ठीक है, उसने खानदान के साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्डअप करने हैं। तो इस तरह की सारी इमोशंस और जो जो चीज़ आगे आने वाली हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसके लिए तैयार करना है बच्ची को, और बच्चे को भी किस तरह के हालात होंगे, आपने इस तरीके से आपने अपने को ग्रूम करना है, लेके चलना है। तो अब हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर, कि डिवोर्स रेशो कितना ज़्यादा बढ़ बहुत गया, ज़्यादा बढ़ गया जी, क्योंकि दोनों में वो इमोशनल इम्बैलेंस है, दोनों में टॉलरेंस नहीं है, ठीक है, और कोई गाइड करने वाला भी कोई नहीं है माशरे के अंदर। तो वो फिर ये होता है कि पेरेंट्स इतना पैसा लगा के शादी करते हैं, ठीक है, लोन लेके, वो 2-3 महीने बाद ब्रेकअप हो जाता है। तो इसलिए कि वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। अच्छा, अब जापान में क्या होता है जापान में पहले 8 साल बच्चों की एथिक ट्रेनिंग की जाती है, जब टीचर सिखाते हैं स्कूल के अंदर कि आपने फर्स्ट साफ कैसे करना है, फ्रिज की क्लीनिंग कैसे करनी है, बैग कैसे बंद करना है, खाना कैसे खाना है, चलना कैसे है, रोड कैसे क्रॉस करना, तमाम एथिक्स स्कूल के अंदर टीचर सिखा रहे होते हैं और घर में पेरेंट्स सिखा रहे होते हैं, ठीक है। अब 1945 के बाद क्या हुआ, उन्होंने बेसिक गोल्स बनाए कि पेरेंट्स को टीच किया जाए कि बच्चों की ग्रूमिंग कैसे करनी है और टीचर्स ग्रूमिंग कैसे करनी है। तो पहले 10 साल के अंदर क्या क्या रोल प्ले करना है पेरेंट्स ने और टीचर्स ने। तो आप देखें 25 साल में एक नेशन बन गई, ठीक है। तो फिर 11 से 20 साल तक जो टाइम पीरियड है उसमें वो कैरियर काउंसलर्स आ जाते हैं कि कौन सी फील्ड में जाना है बच्चे ने, कौन सी फील्ड में सिचुएशन नहीं हुई अभी, ठीक है। अब यहाँ पे कैरियर काउंसलर कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं, हमारे यहाँ तो भेड़ चाल है, भेड़ चाल है, चाचा के बेटा ने ये कर दिया मैं भी उस तरफ चल पड़ूँ। इंजीनियरिंग, अब डॉक्टर्स में सैचुरेशन हो रही है तो अब जी आईटी की फील्ड में आ जाते हैं वो। तो कैरियर काउंसलर्स नहीं है। मैं आज से 30 साल पहले कैरियर काउंसलर के पास गया था और मैं उसकी एडवाइस पर अमल की और माशाल्लाह मैं सक्सेस स्टोरी बन गया। क्योंकि उस ज़माने में एक था, मेरे अबू के फादर के दोस्त थे, उनके पास गया, वैसे ही उसने मुझे एजुकेट किया कि आप इस तरीके से आप चलेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। बट हमारे माशरे के अंदर ये ऐसे इदारे, ऐसे जो रोल प्ले करने वाले टीचर्स पेरेंट्स के पास वो अवेयरनेस ही नहीं है, भेड़ चाल है। तो अब कैरियर काउंसलर्स जापान के अंदर 11 से 20 साल तक वो पूरा कैरियर लेके चल रहे होते हैं। गोल्स, स्मार्ट गोल कैसे बनाने हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, ठीक है, तमाम चीज़ें वो गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे जैसे आप ये गोल्स की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअलिटी की भी बात करते हैं, हर बच्चे की स्किल इंडिविजुअल है। आप करियर प्लानिंग की तो उसके बाद एक स्टेज आएगी जब हम प्री मैरिज काउंसलिंग में, वो तो एक वही सिलेबस रटा है, फिर उनको भी एक मॉड्यूल बने होंगे कि आप ये सीख लें, बच्चे को आपने हर बच्चे की तरबियत इसी तरह करनी है। तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स खुद ये एक बच्चा जब उनके पास आया, जैसे मैम बात करी थी कि नाउ इट इज़ अ चैलेंज फॉर द पेरेंट्स, वो खुद गलतियाँ करके सीखें कि यार हमारे बच्चे के लिए ये चीज़ बेहतर है, बजाय इसके एक मॉड्यूल उन्हें फिक्स दे दिया जाए। नहीं, वो तो गाइडेंस के लिए होता है ना, मॉड्यूल गाइडेंस के लिए कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है आपने रोल मॉडल बनना है, आपने उनको एथिक्स सिखानी है, मोरालिटी सिखानी है। रोल मॉडल तो हमारे पास अस्वा हुस्ना के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मौजूद है, लेकिन हम कितना उनको सिखाते हैं, कितना हम खुद रोल प्ले करते हैं बच्चों के सामने। प्रैक्टिकल आपने इम्प्लीमेंटेशन दिखानी है, जापान की वीडियोस दिखा के कि वहाँ पे किस तरीके से बच्चा ग्रो कर रहा है, कैसे रोड क्रॉस कर रहा है। 8 साल का बच्चा जापान में निकलता है, पूरे जापान में कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है। 30 साल से वो चोरी कोई नहीं हुई, क्या वजह, उसकी मोरालिटी सिखाई जाती है बच्चों को, बचपन सिखाया जाता है कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। हमारे यहाँ के सच सुनना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल, हमारे यहाँ कह दिया जाता है, जहाँ कहते हैं बाबा घर नहीं है, एग्जैक्टली, ठीक है ना, बच्चा जाके कहता है बाबा कह रहे हैं बाबा घर नहीं है। तो जब वालिदैन इमोशनल बैलेंस होंगे तो फिर बच्चा वही चीज़ कैरी कर रहा होगा। तो इसमें मॉड्यूल्स में क्या होगा कि पहले सबसे चेंज करना पर अपने पेरेंट्स ने, फिर टीचर चेंज करना है, रोल मॉडल बन के दिखाना है, ठीक है, बच्चों के सामने। अच्छा, फिर उसके बाद
सुबह 10 से 15 मिनट टीचर को चाहिए क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करवाएं बच्चों से। ओके। और मैं ये करवाता हुआ आ रहा हूँ, मैं 10 साल में ट्रेनिंग का हेड फार्मिंग का हेड रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं सुबह पहले 10 मिनट 2 बंदों को बाहर निकालता था, कहता था कि आपने बताना है कि व्हाट इज़ रॉन्ग, दूसरे करना है व्हाट इज़ राइट। फॉर एग्जांपल एक बंदा चलता हुआ आया, उसने नीचे गन फेंक दिया, ठीक है, दूसरा आया, उसने कहा ये चीज़ गलत है, उसको उठा लें आप। तो ये चीज़ अगर बच्चों के अंदर क्लासरूम के अंदर करें, व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट। पार्क में गए हैं, समझिए ये पार्क है, स्कूल के जो क्लासरूम के जो फ्रंट है वो पार्क है, एक बच्चा वहाँ पे कोई चीज़ फेंके, दूसरा बच्चा कहे भाई ये गलत बात है, इसको उठा लें, गंदगी बुरी बात है। इस्लाम में सफाई निस्फ़ ईमान है। बिल्कुल। अच्छा सर, ऐसा स्कूल्स में और कॉलेजेस में जैसे आप कह रहे हैं करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ कुछ जगह पे चीज़ें सिखाई भी जाती हैं, हमारे उसमें किताबों में भी चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा बच्चा वो घर से पढ़ के आता है, स्कूल से पढ़ के आता है, घर में आके बाबा को कहता है बाबा अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाई, सीट बेल्ट लगा दें, कहते हैं अच्छा लगा लेता हूँ, अच्छा अभी कर लेता हूँ। तो इसमें पेरेंट्स का किरदार भी ज़रा बताइएगा कि वो जो चीज़ें उसको सिखाई जा रही हैं फिर उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पेरेंट्स ने उसको घर में आके दिखानी है। जी बिल्कुल, जो पेरेंट्स है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं करके दिखा रहे हैं ना, ये चीज़ ये बड़ा गैप है उसके अंदर कि वो पेरेंट्स खुद ही करके दे रहे हैं। जो बच्चा कह रहा है तो कहेगा अच्छा बेटा मैं कर लेता हूँ, लेकिन वो करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी हैबिट्स पैटर्न ऐसे बना हुआ है, क्योंकि उनके अपने पेरेंट्स ने उस तरीके से ग्रूमिंग नहीं की। तो ये पूरा सिलसिला चलता हुआ आ रहा है बेचारे, तो हमने इसको ब्रेक करना है। जैसे जापान ने ब्रेक किया, 45 से पहले जापान कुछ और था, जंगजू लोग थे वो, 45 में बिल्कुल चेंज हो गए वो, ठीक है, उन्होंने पूरा एक लाइफ पैटर्न चेंज कर दिया कि हर 10 साल के बाद क्या क्या चीज़ें लेके चली हैं, 21-30 साल के लेके चली हैं। अब लाइक फॉर एग्जांपल एक जापानी प्रोग्राम है गैम्बा वॉक। अब गैम्बा वॉक अगर सिखाएं पेरेंट्स को, टीचर्स को, वो बच्चों को सिखाएं तो कितना फ़ायदा होगा। गैम्बा वॉक क्या है, गो एंड सी योर सेल्फ, कि सुबह उठें, घर का राउंड लगाएं, ओके, देखिए व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, बच्चे खुद नोट करें कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस हैं, यहाँ पे स्विच टूटा हुआ है, यहाँ पे गन पड़ा हुआ है, यहाँ पे फला है। तो गैम्बा वॉक वहाँ पे सिखाई जाती है बच्चों को, ठीक है। ऐसे फिर आ जाए 5S प्रोग्राम पे, बच्चों को सिखाते हैं स्कूल के अंदर। 5S से क्या बनता है, 1S से सॉर्ट आउट योर सेल्फ, ओके, कि आपकी कौन सी चीज़ें ख़राब है, कौन सी धुलने वाली, कौन सी जो है वो रिपेयरेबल है, उसको ज़्यादा कर दें। सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर मीन ऑर्डर सेट करते जाएँ, ओके, ठीक है। 3rd ऐसे शाइनिंग, सफाई। 4th ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन, कि जो चीज़ जहाँ पड़ी वहीं रखनी चाहिए। हमारे घरों में क्या होता है, बच्चों की चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। और 5th ऐसे क्या है, सबसे मुश्किल काम, सस्टेन टू फॉलो 5S। ये चीज़ जो है ना 5S और 6th ऐसे और आ गया है, वो है सेफ्टी, ओके, रिस्क मैनेजमेंट। सर ये इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी मैं मिसेस सलाहुद्दीन भावलपुर से बात कर रही हूँ। जी मैम सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शहजाद साहब, हम आपसे जो है अप्रिशिएट करते हैं, हम आपको बहुत अच्छे स्किल दे रहे हैं आप बच्चों को, और हर उम्र के एज के लोगों को आप अच्छे स्किल्स दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके मकसद में। तो मजीद आप ये जो है करते रहे, हमारी दुआएं आपके साथ है। जी थैंक यू सो मच। मैम जो अप्रिसिएट कर रही थी जी आपको, इसी तरह जो है वो आप लोगों की काफ़ी, एक बच्चे की अगर तरबियत करने में, एक भी शख्स की तरबियत करने में आप लोग कामयाब हो जाते हैं तो इससे बड़ी बेहतरीन की चीज़ होती है, आगे जाके वो 100 लोगों की ओर जो है वो बेहतरीन में जो अपना हिस्सा डालेगा। तो मैसेज चल रहा था कि 3rd है काइजन। काइजन को मतलब सर्च फॉर द इम्प्रूवमेंट, को बताया जाए कि सर्च फॉर द इम्प्रूवमेंट, अपनी जगह को पॉजिटिव करें, लुक अराउंड योर सेल्फ, कि आपके इर्द गिर्द क्या चीज़ ख़राब है जिसको मैं ठीक करना है, ठीक है, उसको फिर वालिदैन अप्रिशिएट करें। अभी कब आएगा जब वालिदैन और टीचर से पता होगा व्हाट इज़ काइजन, बिल्कुल, ठीक है। अभी चीज़ जापान ने सिखाई है बच्चों को थ्रू पेरेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है। तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर सब चीज़ें चलती हैं, टोयोटा मोटर्स में देखें, होंडा में देखें, उन्होंने बचपन से बच्चों को सिखाना शुरू किया स्कूल के अंदर, वो फिर गई उनके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई और फिर उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। नाज़रीन बच्चों को बचपन से ही चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है ताकि उनके अंदर ये जो स्किल्स हैं आगे जाके उन्होंने मज़ीद जो है वो बेहतर शहरी बने। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम जाहिद साहब से कुछ डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह की टेक्निक्स जो है वो सिखाई जा सकती हैं बच्चों को फ्रॉम दी वेरी अर्ली एज, ताकि उनके अंदर जो है वो उस तरह की स्किल्स पैदा हों, लीडरशिप स्किल्स पैदा हों, आगे उनका इमोशनल क्वेश्चन जो है वो कुछ बेहतर हो। आसमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी इस चीज़ पर कॉमेंट चाहूँगा। आसमा साहिबा, जैसे सर कह रहे थे कि हमने जो है वो मॉड्यूल बनाने की ज़रूरत है, पेरेंट्स की जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है और टीचर्स की भी ट्रेनिंग की जो है वो ज़रूरत है। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि किस तरह जो है वो पेरेंट्स को ट्रेन किया जा सकता है ताकि वो बच्चे को आगे जो है बेहतर ट्रेन कर सकें? देखिए, पेरेंट्स का तो रोल नो डाउट, ठीक है। मैंने जैसे पहले ही कहा है कि एक मदर या फादर दोनों में से किसी एक को बच्चे के लिए अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। मदर का और फादर का दोनों का वैसे तो स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को समझना, लेकिन मदर का ज़्यादा, क्योंकि मदर के साथ बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वो क्या कर रही है, वो कैसे कर रही है, बच्चा हर चीज़ आपकी कॉपी कर रहा है। और यहाँ पे जब मदर की बात आती है तो देखें, जैसे मैंने कहा ना कि हमने बच्चे को सोसाइटी कॉन्शियस बना दिया। आंटी के सामने ऐसे करना है तो क्लैप होगा, प्लीज़ उसको क्लैपिंग कॉन्शियस या मीम्स कॉन्शियस या व्यूज़ कॉन्शियस, जैसे आजकल वीलॉग्स का एक दौर चल पड़ा है और मदर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, बच्चों की वीडियोस बनाती हैं और यूट्यूब पे डाल दी। उसके बाद वो व्यूज़ का इंतज़ार करती हैं और फिर वो बच्चे को, आपने डे 1 से अपने बच्चे को एक प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड में डाल दिया है और उसका आप डोपामिन लेवल खाम में हाई कर रही हैं और फाइनली आपका बच्चा एक सोसाइटी कॉन्शियस हो जाएगा। प्लीज़ उसको अल्लाह कॉन्शियस बनाएं, उसको बताएं कि बेटा अल्लाह देख रहा है। उसे ये मत बताएं कि आंटी आ रही हैं तो तुमने मेरी उनके सामने इंसल्ट नहीं करवानी। सिर्फ आपको ये बताना है कि बेटा दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। चाहे कोई आंटी आए, अंकल आए, वो क्या है क्या नहीं है, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। अच्छा मैम, अगर बच्चे पे चेक्स एंड बैलेंस किस तरह रखा जा सकता है? अगर हम बच्चे को खुद बहुत ज़्यादा क्या फ्री हैंड दे दें, अगर जिस तरह आप कह रही हैं कि ज़्यादा सोसाइटी के कॉन्शियस भी नहीं बनाना, अगर उसको ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे कि आपने बिहेव किस तरह करना है, आपने बात किस तरह करनी है, तो वो चीज़ें सिखाना भी तो ज़रूरी है। खुद मुख्तारी में और बेशक बिल्कुल शुतर बेमहा छोड़ने में ज़रा फ़र्क बताइएगा। बिल्कुल, देखें, खुद मुख्तार होने में, ज़िम्मेदार होने में और बिल्कुल हैंड दे दें कि बच्चे अब आप जो मर्ज़ी करें, दो ऑपोजिट चीज़ें हैं। जो अभी मैंने आपसे सोसाइटी कॉन्शियस की बात की, वो ये है कि जो सोसाइटी मुझसे डिमांड कर रही है मैं उस तरह का ओढ़ना पहनना शुरू कर दूँ, ठीक है। उस तरह फॉर एग्जांपल एक आंटी आती हैं, वो थोड़ी सी मजहबी हैं, तो हम बच्चे को कहते हैं चलो बेटा नाच पढ़ के सुना दो। इसी तरीके से एक आंटी आती हैं, वो थोड़ी सी मॉड स्कर्ट होती है, बेटा ज़रा शाहरुख खान की तरह नाच के तो दिखाओ। मैं ये चीज़ बात कर रही हूँ कि प्लीज़ बच्चों को ये चीज़ मत सिखाएं, इंडिविजुअलिटी उसकी ख़त्म ना करें, उसकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म ना करें। ये होता है सोसाइटी कॉन्शियस। जो अभी आपने बात की ना कि राइट रॉन्ग, और देखें जब आप उसको राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट दे देंगे, बेटा झूठ बोलना है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, इस तरह से बिहेव करना है, इस तरह नहीं करना है, इस तरह की ड्रेसिंग सही है, दिस इज़ राइट ड्रेसिंग एंड दिस इज़ द रॉन्ग ड्रेसिंग, दिस इज़ द राइट वे हाउ टू वॉक एंड टॉक एंड ईच एंड एवरीथिंग। जब आप उसको सिर्फ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत, ठीक है, हक और बातिल का कॉन्सेप्ट दे देंगे तो देखें बाकी सारी चीज़ें खुद ही सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। पहली बात तो ये। और दूसरी चीज़ आपने मुझसे पूछी कि ज़िम्मेदारी में, खुद मुख्तारी में और बिल्कुल छोड़ देना बच्चे को कि जो मर्ज़ी करो। देखिए, जो मर्ज़ी करो ये नहीं, ठीक है। आपको बच्चे को ज़िम्मेदार बनाना है और उसके साथ उसकी कुछ बाउंड्रीज डिफाइन करना है, ठीक है। आप खाएंगे लेकिन आप इतना खाएंगे, हम जाएंगे ज़रूर जाएंगे बेटा, पार्क जाएंगे, लेकिन हम इतनी देर, ठीक है। जब आप बच्चे को लिमिट्स में एंजॉय करना सिखा देंगे तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने इतना एंजॉय करना, मैंने इतना टाइम। देखिए 5 वक्त की नमाज है, वो आपको क्या सिखाती है? डिसिप्लिन, ठीक है, कि आपने फजर के टाइम उठना है, उसकी इतनी रकतें हैं, आपने जोहर के टाइम इतनी रकतें हैं, फिर उसके बाद आपका नैप टाइम है। फिर अगर आप बच्चे को सिर्फ 5 वक्त की नमाज पे लें, ऑटोमेटिकली उसके अंदर डिसिप्लिन आएगा, उसके अंदर अल्लाह का खौफ आएगा। जिस बच्चे के अंदर अल्लाह का खौफ आ गया ना, वो क्यों अपने वालिदैन को डिसोबे करेगा, वो क्यों सोसाइटी के ख़िलाफ़ जाएगा, वो क्यों सोसाइटी को डिसऑन करेगा। एक और चीज़, हमने अपने बच्चों के इन्फ्लुएंसर सही सेट नहीं किए। बेटी है तो हम उसे कहते हैं देखो तुमने बड़े होकर डॉक्टर बनना, उसको सुनाए ना हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की स्टोरीज़, उन्हें बताएं हज़रत खदीजा कौन थी, वो किस तरह की बिजनेस वीमेन थी, ठीक है, वो कैसे पहनती थी, उनका लक़ब पाकीज़ा था।
इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इल्म का समंदर थी। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे जो फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उन्होंने भी इस चीज़ पे काम नहीं किया? हमारे यहाँ वो रोल मॉडल्स उस तरह सेट नहीं किए, नहीं हमने सेट। वेस्टर्नाइज्ड सुपर हीरोज़ को ले लिया। हालांकि हम अगर हज़रत उमर की कहानियाँ पढ़ना शुरू करें, हज़रत उस्मान की, हज़रत अली की, हज़रत अली के सिर्फ वाक़ियात पे और जो उनके जंगजू उस पे करें तो पूरी की पूरी एक सीरीज़ बन सकती है। इसी तरीके से हमने ना इस्लाम को भी कुछ गरीब करके पोर्ट्रे किया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, हमने गरीब इस्लाम अपने बच्चों को पढ़ा दिया और हमारे बच्चे इस्लाम से भागने लग गए। अगर अदरवाइज अगर बच्चों की तरबियत की बात आए ना, तो मेरा ख्याल है अगर बच्चों को आप सिर्फ इस्लामिक शख्सियात के बारे में बता दें। देखिए आज अगर मैं इस तरह से हूँ ना, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि वो एक बिजनेस वीमेन थी। ठीक है, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा नो आई हैव टू बी जस्ट लाइक हर। सो टुडे आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ लेक्चरर। ठीक है, और ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है। बुक राइटर हूँ मैंने लिंग्विस्टिक्स पे बुक लिखी, तो मैं लेक्चरर भी हूँ और मैं एक बिजनेस वुमेन भी हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने इन्फ्लुएंस होके हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत खदीजा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तो हमने ना इस्लाम को बहुत गरीब करके अपने बच्चों के सामने दिखाया है। और बताना चाहिए कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने क्या किया, हज़रत उमर ने क्या किया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने क्या किया। हम जो हमारे वाक़ियात हैं आप सल्लम की ज़िंदगी को पढ़ाना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम बच्चों को दिखा रहे हैं स्पाइडरमैन एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है। ठीक है, इसी तरीके के और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हम बच्चों को दिखाते हैं। हम उनको इस्लामिक कार्टून्स भी अगर हम देख रहे हैं, उसमें देखिए नेकी बदी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक जो शख्सियत का असर होता है ना बच्चे के ऊपर, चाहे उसने रियल में देखी हो या जैसे हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे मेरे नाना अबू थे, वो बरतानिया की फ़ौज में थे और उन्होंने दूसरी जंग अजीम लड़ी थी। अच्छा। अब वो हमें स्टोरी सुनाते थे। ठीक है, अब वो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो रियल स्टोरीज थी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो हमें सारा कुछ बताते थे। सो दैट्स व्हाई आई थिंक सो कि अगर मेरे अंदर पेट्रियोटिज्म है तो वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से है, क्योंकि वो हिजरत करके आए थे। इसी तरीके से जब मेरे नाना वो पैरालाइज हुए, उनकी एक टांग काट दी डॉक्टर ने, तो मैंने उनको देखा, उन्होंने उस पैरालाइजेशन में एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी। मैं उस वक्त छोटी थी, मेरे ऊपर असर हुआ। आज से 10 साल पहले मैं भी पैरालाइज हो गई, मैं व्हील चेयर पर आ गई। एंड मुझे उस दिन नाना अबू याद आए कि मेरे नाना अबू ने आपके सबकॉन्शियस में बैठा होता कि आई हैड टू फाइट दिस। ठीक है, तो आपने बचपन में जो बच्चों ने देखा होता है ना, और मैंने उस वक्त मेरे 3 बच्चे थे, मेरी सबसे छोटी बेटी 1 साल की थी, और उसी वक्त मैंने गोद में लैपटॉप उठाया और मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया और आज मैं यहाँ पहुँच गई। ठीक है, द थिंग इज, देखिए आज जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, कभी मैं बहुत छोटी थी, और वो जो छोटे होते हुए मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपनी आंटियों को, चचाओं को, खालाओं को जो करते देखा ना, एक्चुअली मैं उसका कॉम्बिनेशन हूँ। वो जो बीज बो दिए गए थे सबकॉन्शियस में, उसका समर जो है वो अभी है। अब देखिए ना, वक्त के साथ साथ जैसे अभी आपने कहा कि जी प्री मैरिज काउंसलिंग या अब मेरी नानी अम्मी हमेशा एक बात किया करती थी कि आसमा वक्त है, वक्त गुजर जाता है, ये इसकी खूबसूरती है। अब्बू कहते थे कि जी जैसे हम अबू को कंप्लेन करते थे, जी फलाने ने ऐसे कह दिया, जैसे हमें भी हमारे बच्चे कंप्लेन करते हैं, और आजकल के पेरेंट्स कहते हैं अच्छा टीचर ने ऐसे कह दिया। ठीक है, और मेरे अब पेरेंट्स और स्पेशली अब्बू क्या कहते थे, उसका मुंह है, उसको बोलने दो। ठीक है, और हमेशा उन्होंने हमें उस्तादों की रिस्पेक्ट करना सिखाया। मैं अपना ज़ाती एक इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ। मुझे टीचर्स ने मेरे स्कूल में कुछ डांटा और थोड़ा सा लगा भी दी, तो मैंने आके पेरेंट्स को अपने कंप्लेंट की। तो बाबा मेरे जॉब पे थे, मैंने फ़ोन किया घर से, मैंने कहा बाबा ऐसा ऐसा हुआ। बाबा कहते हैं बेटा मैं हूँ मेरे वाले साहब से टीचर। तो जब उस्ताद कुछ कहता है ना, तो गलती स्टूडेंट की थोड़ी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा आप अंदर डिग इन करें, आपने कोई गलती की होगी। फिर मुझे वहीं से अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलेगी, मुझे पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से एक और टीचर की रिस्पेक्ट वहीं से पैदा वहीं से बनती है। पेरेंट्स, असल में हमारे पेरेंट्स ने हमारे वहाँ पे बिठा दिया था कि उस्ताद ही ठीक है। हमें जो उस्ताद ने कहा, हालांकि लिटरली मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम मेरे सर हमें पढ़ाने आए, तो वो जैसे ही घर के अंदर आए, मैं उस वक्त 10 साल की थी, और हम लोग दुपट्टा वगैरह नहीं ओढ़ते थे क्योंकि घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था, बट सर सेड कि दुपट्टा पहन के आए। मेरे उस्ताद ने मुझे कहा, मैं और मेरी बहन हम दोनों, मैं 10 साल की थी, वो 9 ईयर्स की थी, उन्होंने कहा दुपट्टा पहन के आए।
हम अंदर गए, हमने अम्मी को भी नहीं बताया कि सर ने क्या कहा है। मैंने और मेरी बहन ने अम्मी के दुपट्टे उठाए और हमने ओढ़ के हम सर के सामने ऐसे करके बैठ गए। नाज़रीन, पेरेंटिंग में बहुत सारा से गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हमने ब्रेक पे जाना होता है, हमारी मजबूरी है। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आसमा साहिबा से हम बड़ी सैर हासिल हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि पेरेंट्स का क्या किरदार है, पेरेंटिंग किस तरह आजकल के जो 5th जनरेशन के जो आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के दौर में हमने पेरेंटिंग किस तरह करनी है। हमारे साथ शहजाद साहब भी मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो जो लीडरशिप स्किल्स हैं, हम जब बात कर रहे थे कि कुछ जापानीज़ टेक्निक से हमें सहारा लेने की ज़रूरत है, कि कुछ जल्द अज जल्द हम बच्चों के अंदर जो वो जो बचपन से सबकॉन्शियस में अंदर जो बीज है वो बो दिया जाए, ताकि बच्चे जो है वो हमारे बड़े होकर कुछ अच्छे लीडर्स बने, कुछ अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बने, कुछ बिज़नेस इंडिविजुअल्स बने। तो इस वाले तफसील में गुफ्तगू करते हैं। शहजाद साहब, आपका एक बिज़नेस का बैकग्राउंड भी है, अगर बच्चे को शुरू से ही बचपन से ही एंटरप्रेन्योर स्किल्स उसके अंदर पैदा करनी है, हमारे यहाँ जैसे आजकल फुकदान है, अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ मसला है, तो उस चीज़ से निपटने के लिए अगर अपना बिज़नेस होगा, अपने पाँव पे बच्चा जो है वो खड़ा हो जाएगा, तो वो उसके लिए बेहतर है। बचपन से उसको किस तरह इन चीज़ों की तरफ लाया जाए? जैसे मैंने बताया कि 11 ईयर्स के बाद से करियर काउंसलिंग के काम स्टार्ट हो जाता है। अब 50-60 ईयर्स में बच्चा मैट्रिक कर लेता है। जैसे 50-60 ईयर में बच्चा मैट्रिक करे, उसके बाद जब उसकी लीव होती है 3-4 मंथ्स की, जब रिजल्ट आना होता है, उस टाइम पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को स्किल्स सिखाएं। एक्चुअल स्किल्स, डिजिटल स्किल्स का आपको पता है कि दौर है। डिजिटल स्किल्स हैं, उसमें डिजिटल मार्केटिंग है और ई-कॉमर्स है, शॉपिफाई वगैरह। ये स्किल्स सीखने के बाद साथ ही पेरेंट्स उन्हें कहेंगे कि आपको स्टार्ट करें, आगे जो आपके एक्सपेंसेस आने वाले हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप खुद पेयर करें, जैसे बाहरी कंट्रीज़ में होता है। यहाँ तो मैं देखा है कि 35 साल, 36 साल, 40 साल तक बच्चे अपने पेरेंट्स पे बोझ बने हुए हैं और पेरेंट्स उनको लेके पैम्परिंग कर रहे हैं, स्ट्रगल की तरफ नहीं लेके जा रहे। तो हमें उनको स्ट्रगलर बनाना है 50-60 ईयर्स के बाद से, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। आपने बहुत अच्छी बात की कि बाहर जैसे ही दाखिला होता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो बच्चे फ्री अपना पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी जो है ट्यूशन फीस जो है वो मीट कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं। ऐसी बिल्कुल ऐसी है। फिर इसके बाद हमारे पेरेंट्स को और टीचर्स को सीखना चाहिए लीन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जापान का, कि हाउ टू कंट्रोल दी वेस्ट। ठीक है, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसकी बेस पे इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं। ठीक है, तो वही चीज़ सिखाना शुरू की उन्होंने बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, मनी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस्लाम में है ना कि मेहनत भी इख्तियार करो, फजूल खर्ची ना करो, तो कितनी अच्छी आयात हैं कुरान पाक की, अहादीस की, जिसमें बहुत सी एथिकल बातें दी हुई हैं। सूरह हुजरात देख लें आप, उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जापान से करके दिखा दी है थ्रू लीन मैनेजमेंट। वो कहते हैं 8 तरह के वेस्ट हैं, इससे कंट्रोल कर लें, आप मनी मैनेजमेंट से कर लें। मनी कमाना आसान है, उसको रिटेन करना मुश्किल है, उसके होल्स बंद कर दें आपने। बिल्कुल ठीक है। अब मैं चूँकि हमारा इदारा है यहाँ पे शेरशाह रोड पे EVN के नाम से, जिसमें हमने पूरी वास के ऊपर में एजुकेशन दी है लाइव कोचिंग के हवाले से, कि पहले 10 साल में क्या करना है, फिर 10 साल में क्या करना है, फिर 21 से 30 साल में जो टाइम है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का है, वो 31 से 40 ईयर्स का टाइम है वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट का है, अपने को स्टेबल करें 40 ईयर्स तक। उसके बाद फिर पे बैक करें माशरे को, रोज़गार जनरेट करके अपने को, जब आप खुद स्टेबल हो जाएंगे तो दूसरों के लिए आप हेल्प आउट करें। हमारे यहाँ तो वो बच्चा जैसे ही थोड़ा सा पास आउट होता है, उसकी पहली वो तलाश होती है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है, ताकि 60 साल तक तो मैं रिटायरमेंट की एज तक तो सेटल हूँ। लेकिन अब देखें कि जॉब खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो अभी हमें नई स्किल सीखनी है, बच्चों को सिखानी है। आगे जो दौर आ रहा है वो रोबोटिक्स का दौर आ रहा है। ठीक है, वो सारा वर्चुअल दौर आ रहा है, उसमें अब जॉब्स खत्म होती जाएंगी, उसमें डिफरेंट नई चीज़ें आएंगी। और डिफरेंट चीज़ें कौन सी आनी है, ये कैरियर काउंसलर बताएगा। अगले 10 साल में क्या दुनिया किस तरफ जा रही है, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। लाइक मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, वो कह रहा था कि आज से 5 साल बाद लोग ये बातें कर रहे होंगे कि मेरे 5 रोबोट्स मेरे रेंट पे दिए हुए हैं। ठीक है, मेरे 10 रोबोट्स रेंट पे दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह की लोग बातें कर रहे होंगे। घर की तो सूरत ख़त्म हो जाएगी, लोग इस तरफ आ जाएंगे, ऑटोमेशन तरफ आ जाएंगे। तो जो चीज़ें फ्यूचर में आने वाली हैं 10 साल में, दुनिया से भी बात कर रही है, यूरोप बात कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, जापान कर रहा है। हम अभी तक वहीं सरकारी नौकरियों की तलाश में और एक कोल्लू के बैल की तरह उसी जगह घूमी जा रहे हैं कि बस वही जो चीज़ें 30 साल पहले थी वही लेके चल रहे हैं। तो हमें नई एवेन्यूज़ ढूंढने हैं।
इस्लाम कहीं मना नहीं करता कि आप जो है पैसा ना वो कमाएं या पैसा आगे कमाएं या तरक्की ना करें, ठीक है। हम तरक्की करनी है, हमें बाकी कौमों को स्टडी करना है। पेरेंट्स का, टीचर्स का, इसलिए मैं ग्रूमिंग की बात कर रहा हूँ कि हमारे इदारे में आए, ईवीएन में आकर देखें हम किस तरीके से लोग ग्रूम कर रहे हैं। हमारी पूरी वॉल एक ग्रूमिंग की है, एक वॉल पूरी इंडस्ट्रीज़ की है कि इंडस्ट्रीज़ कैसे ग्रो कर सकती है फर्दर, कौन कौन स्किल्स लेके, कौन कौन सी मैनेजमेंट साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं, क्वालिटी, सेफ्टी, प्रोडक्शन, कैसे उसमें सेव कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ लीन मैनेजमेंट की, मनी मैनेजमेंट की। तो ये सिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को जब बच्चा 9th-10th में हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ उससे पहले सिखानी चाहिए कि आपने आपके जो मंथली पॉकेट मनी है उसको हमने जो है 20% सेव करना है, 20% उसको सदका खैरात करना है, और बाकी जो है ना अपनी ज़ात पे या अपने बहन भाई पे खर्च करना है, शेयरिंग करनी है, फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करनी है। ये चीज़ें सिखानी चाहिए बच्चों को। और उसके बाद लीन मैनेजमेंट में जैसे 8 मैं तो 10% और ऐड कर दिए, 10 Ws बताता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से वेस्ट कंट्रोल करने हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी गाइड किया इस बारे में, ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेबल होता गया, अपने उससे वेस्ट कंट्रोल किया है, अपना जो मंथली बजट है वो कैसे बनाना है, अपने आप को कैसे स्टेबल करना है फाइनेंशियली, तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लीन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। वो जो आप 10 Ws की बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन के लिए भी ज़रा बताएं कि वो क्या है। जी, पहला W है दैट इज़ वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ओके। जापान कहता है कि हम अपनी जो HR है उसको ज़ाय कर देते हैं, उनको काम ना सिखा के, काम ना दे के, बच्चों को एडवाइस ना करके, दफ्तरों में लोगों से काम ना करवा के, ठीक है, तो हमारी कितनी ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो रही है। अब बाहर निकल जाएं पाकिस्तान के शहरों में और रोड्स के ऊपर लोग कितने फारिग बैठे हुए होंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो दिस इज़ वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कि हर बंदा क्यों नहीं कमा रहा, हर बंदा क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है। अब जैसे मेरी मिसेस ने बताया, आसमा ने, कि आप खवातीन घर बैठ के अर्निंग कर सकती हैं, तरबियत भी करें, घर बैठ के अर्निंग भी करें, स्किल सीखें और घर बैठ के कोई ना कोई ब्रांड लॉन्च कर दें। तो हर बंदा कंट्रीब्यूट करे ह्यूमन रिसोर्स को सेव करने के लिए। पहला वेस्ट। दूसरा वेस्ट ऑफ ओवर ट्रांसपोर्टेशन, कि आप देखें कि एक गाड़ी है उसमें एक बंदा जा रहा है, ठीक है, उस पर कितने फ्यूल खर्च हो रहा है, कितना आप फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो एक इदारे में अगर 10 लोग हैं, 10 गाड़ियों पे आ रहे हैं, ठीक है, एक सरकारी इदारा है उसमें लोग को हर बंदे को गाड़ी दी हुई है, ठीक है, तो उसकी जगह बस कर दें तो सारे 30-40 बंदे बस के ऊपर आ सकते हैं। अगर फ्यूल बचेगा, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बचेगी, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है गाड़ियों पे लग रही है वो बचेगी। तो आप देखें रोड से रश कितना ज़्यादा है। तो वेस्ट ओवर ट्रांसपोर्टेशन कैसे कंट्रोल किया जापान ने, अंडरग्राउंड रेलवे और बसेस, वहाँ पे गाड़ी कार यूज़ करते हैं बहुत ही कम, ठीक है, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रही होती है। जाहिद साहब, बिल्कुल हमारे पास माज़ूद खाओ, ये सारे Ws हम सुनते, बिल्कुल 10 सेकंड्स का कोई मैसेज अगर आप ऐड करना चाहें प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम। मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले पेरेंट्स को, टीचर को चेंज होना है। आज के नए दौर के हिसाब से हमें चेंज करना है, हमें स्किल्स सीखनी है, हमने मैनेजमेंट की स्किल्स सीखनी है और अपने आप को चेंज करके बच्चों की आसमा साहिबा, आप भी बिल्कुल 5 सेकंड्स में अगर कुछ ऐड करना चाहें। मैं ये कहूँगी कि जो मदर्स हैं, आज वो दौर है, आपको बाहर जाके कमाने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहें, घर में बैठ के कमाएं और अपने बच्चों को देखें। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमने आज पेरेंटिंग पे बहुत तफसील में गुफ्तगू की। जाहिद साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। हमने आज उम्मीद करते हैं कि लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा कि किस तरह बच्चों की जो है बेहतर अंदाज में तरबियत की जा सकती है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आसम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।